Hi everyone, good evening all of you. I'm audible, visible, all fine? Okay, that's great. So चलिए आज अपनी जर्नी को ज्योग्राफी के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफी में आप क्या स्टडी करते हो, why it is important for civil services exam, and definitely ये तो जानने की कोशिश करेंगे ऑल टुगेदर कि ज्योग्राफी है क्या चीज। देखो जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हो, लेट्स से ज्योग्राफी, या फिर आपने कभी भी अपनी एजुकेशन को भी स्टार्ट किया होगा, तो डेफिनेटली आप एक जूम इन मोड के अंदर जाते हो। जूम इन मोड का मतलब होता है, जैसे आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि एक प्लेनेट होता है, प्लेनेट के ऊपर एक कंट्री होगा, कंट्री में एक सिटी होगा और सिटी के अंदर एक छोटे से घर में एक एक्टर हीरो बैठा होगा और उसके हाथ में एक कॉफी का कप होता है, क्योंकि कॉफी आउट ऑफ द सडन मुझे याद आ गई। वैसा ही जूम इन हम ज्योग्राफी के अंदर करने वाले हैं। ज्योग्राफी में हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, एंड देन आफ्टर यूनिवर्स को जूम इन करेंगे, फिर आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप की गैलेक्सीज आती है। गैलेक्सीज को फर्दर जूम इन करेंगे तो हमारे पास अलग अलग स्टार सिस्टम आते हैं, और अगर स्टार सिस्टम को भी जूम इन करते हैं तो हमारे पास प्लेनेट आते हैं, और प्लेनेट को जूम इन करेंगे तो वी विल बी हैविंग अर्थ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और सिर्फ अर्थ ही नहीं, अर्थ के बाद हम उसको दो फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट आपका कॉन्टिनेंट होगा और दूसरा पार्ट आपका ओशियन होगा। थोड़ा सा और जूम इन करोगे तो आप इंडिया पे आ जाओगे। एंड फाइनली हमारी ज्योग्राफी का कंप्लीट एनालिसिस तब होता है जब हम लास्ट पिक्चर दैट इज इंडिया को भी डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि हम ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। दूसरा, मैं देख पा रहा हूं कि यस कुछ लोगों का वीडियो में इशू आ रहा है। देखो वीडियो का इशू ऐसे रिजॉल्व होगा, आप एक बार सेशन को वापस से छोड़कर रिजॉइन करेंगे तो आपका ऑडियो एंड वीडियो का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों के साथ में आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, तो डेफिनेटली हम अपनी ज्योग्राफी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इतने मेरे को ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं हु आर थिंकिंग कि ज्योग्राफी से डिफिकल्ट होता है, हमें उसको समझने में प्रॉब्लम आती है। हाउ मेनी पीपल आर थिंकिंग कि हाँ हमें प्रॉब्लम आती है ज्योग्राफी में, या डर लग रहा हो ज्योग्राफी से? ओके, मतलब काफी सारे लोग हैं। चलिए, तो आज हमारी जर्नी जो शुरू होने वाली है ज्योग्राफी से, उसमें हमारा टारगेट ये होगा कि आने वाली क्लासेस के अंदर द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मस्ट बी ज्योग्राफी, क्योंकि हम उसको समझेंगे इतनी आसानी से अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आपको ज्योग्राफी जो है वो एक सब्जेक्ट ना लग के आपकी अपनी लाइफ लगेगी। क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक सब्जेक्ट है। आप लोग कभी हिस्ट्री पढ़ते हो, आप लोगों ने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हो, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो। सोसाइटी तो नो डाउट आपकी सराउंडिंग का है, लेकिन पॉलिटी के बारे में पढ़ते हो तो उस टाइम पे आप रियलाइज नहीं कर पाते। लेकिन ज्योग्राफी में सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इजीली रियलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग आज रेनफॉल देख रहे हैं? बारिश हो रही है आप लोगों के पास में? ओके, दैट्स कूल। तो अगर आपको कभी लगता नहीं है कि हमें देखना चाहिए कि यार बारिश होती कैसे है, मतलब ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंडर में हमारे पास रेनफॉल होता है? कभी तो लगा होगा ना। ऐसा ही जब आप किसी रिवर को फ्लो करते हुए देखते हो तो कभी महसूस होता है कि रिवर का फ्लो में मुझे कैसे ये पाथ चेंज होता हुआ नजर आता है। कैसे एक रिवर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही होती है तो कहीं फ्लड का कॉज करती है, कहीं पे आपके लार्ज सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं जहां पे शाहरुख खान अपनी बाहें फैला के फोटो खिंचवा लेता है। इसी तरीके से आप जब अपने सराउंडिंग में देखते हो, कितने लोग ऐसे जिनके घर के आसपास में कोई पेड़ है, ट्रीज है, कुछ ऐसा है? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी या थोड़े टाइम से पहले आप लोग सराउंडिंग में ट्रीज को देख पा रहे हैं? कभी महसूस हुआ कि कुछ ऐसा टाइम आता है कभी कभी उन ट्रीज के ऊपर लीव्स नहीं होते, पत्ते नहीं होते? आपको लगता नहीं कि ऐसा क्या हो गया इस ट्री के साथ में, किसके पास में पत्ते नहीं, लीव्स नहीं, और थोड़े टाइम के बाद में मुझे देखने को मिलता है कि ग्रीनरी काफी अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ज्योग्राफी जो है वो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ज्योग्राफी सिंपल सा क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आपने अपनी रियल लाइफ में देखा है, आपने रियलाइज किया है उसको, आपने ऑब्जर्वेशन किया है, बस थोड़ा सा हमने उसको डीप स्टडी नहीं किया। और आज हम वही जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के। अब एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, कितने लोगों के मन में यह सवाल है कि सर रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं ज्योग्राफी के लिए? बताइए, क्या यह सवाल है कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ज्योग्राफी का सीधे सीधे अगर मैं बात करता हूं तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर डायरेक्टली 15 to 18 क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी से। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 15 से 18 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आ जाते हैं। इसी तरीके से जब मैं आपके मेंस एग्जाम में बात करता हूं, जीएस पेपर 1 के अंदर आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके सिलेक्शन में ज्योग्राफी रोल प्ले करता है। और काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो आने वाले टाइम पे एज ए ऑप्शनल ज्योग्राफी को ऑप्ट करेंगे, या फिर जिनके माइंड में होगा कि हाँ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल भी लेना है, तो डेफिनेटली वहां पे भी मैं बात कर सकता हूं ज्योग्राफी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर मुझे वहां पे अच्छे मार्क्स फेच करने हैं, या फिर जब आप एनवायरमेंट की इवन स्टडी करते हो, एट द टाइम आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो तब भी आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फ्लड कैसे आता है, क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, अर्थक्वेक कैसे आएगा, वोल्केनिज्म कैसे होता है, ये सारे डिजास्टर्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होना जरूरी है। दैट मींस डेफिनेटली आपको ज्योग्राफी की अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बट स्टिल ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं, तो फिर वही सवाल आ जाता है कि सर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो मेरे पास कुछ डेफिनेट रिसोर्सेज होंगे दैट आई नीड टू फॉलो, मुझे फॉलो करना चाहिए। तो फिर सवाल ये सीधा है कि क्या रिसोर्सेज होंगे, तो उसका जवाब भी बिल्कुल सीधा सीधा है कि आपको रिसोर्सेज जो हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी IQ इटसेल्फ। आपकी जो क्लास होगी उसके बाद आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपके हैंडआउट्स को अच्छे से रीड आउट करना है, हैंडमेड नोट से उनको रिवाइज करना है, एंड देन आफ्टर जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, डेफिनेटली उन एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है। ये सिंपल प्रोसेस आपका रहना चाहिए, जिसके थ्रू आप बात करेंगे ज्योग्राफी का कंप्लीट एनालिसिस आपका हो जाएगा। और जो आपकी क्लास रहेगी वो 100% आपको इतना हेल्प करेगी कि यू डजंट हैव ए नीड टू वरी अबाउट कि एग्जैक्टली आपकी प्रिपरेशन के अंदर जब आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठेंगे उस टाइम पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ज्योग्राफी विल बिकम केक वॉक फॉर यू। आज जो ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैं आपको ये बोल देता हूं
कि जो आपको गाइडलाइंस क्लास में मिलती हैं, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी आंसर राइटिंग जरूर करना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करना। आई कैन मेक श्योर कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जितने भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये लगेगा कि यूपीएससी का लेवल इज नथिंग। ठीक है, उस लेवल की स्टडी करनी है हमें कि यू विल बी एबल टू जज कि यूपीएससी का लेवल इज नथिंग। आपका लेवल उससे कहीं ज्यादा आगे होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन रखेंगे। दूसरा, एक आपको ये पता होगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो होता है आपका कि सर ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, एनसीईआरटीज को भी रीड आउट करना है। तो एनसीईआरटी सिंपल सा, जिनको लगता है कि सर मुझे एनसीईआरटी रीड आउट करना, क्योंकि हालांकि हम यहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे, सब चीजों को बड़े बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल फिर भी लगता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना है, तो राइट देयर यू कैन गो ऑन वाईटी, यूट्यूब पे जाएंगे, स्टडी आईक्यू का ही चैनल है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एनसीईआरटी बाय मी इटसेल्फ। वो पूरी एनसीईआरटी की डिस्कशन आप एक बार देख सकते हैं, जब भी टाइम मिले उसको देख लेना, इससे ज्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब सवाल आता है कि सर जो नोट्स आ रहे हैं वो डिजिटल है, मेरी ऐप पे मुझे मिल रहे हैं, तो क्या मैं उनको डाउनलोड करूं और फिर प्रिंट आउट निकलवाऊं, या फिर इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास में या मैं रूरल एरियाज में हूं या प्रिंट आउट नहीं ले सकता हूं, मुझे प्रिंट आउट से ही पढ़ना है। तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो कि स्टडी आईक्यू की जो आपकी बुक है वो आपको एक सप्लीमेंट की तरह काम कर सकती है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वो दोनों ही आपकी हार्ड कॉपी में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे भी अवेलेबल। तो अगर आप चाहते हैं तो उनको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस आपकी चीजें वहां से आएंगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो फिर आपको कुछ भी रेफर नहीं करना। ठीक है, तो डेफिनेटली जीएस ज्योग्राफी के लिए जहां तक मैं बात करता हूं तो ये आपकी जरूरत रहेगी। सविंदर सिंह, कुछ लोग पूछ रहे हैं सविंदर सिंह ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट होती है, जीएस ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड। एक आपका जीसी लियोंग का सवाल आता है कि सर जीसी लियोंग को फॉलो करना है या नहीं करना है। जीसी लियोंग को फॉलो करने का सिंपल सा पैटर्न मैं बता देता हूं। आज अगर आपको जीसी लियोंग को कवर करना है, ठीक है, वैसे तो वो ऐसी वर्थ इट बुक नहीं है कि आप उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, लेकिन मैंने 2 लेक्चर डाले हुए हैं जीसी लियोंग के, कंप्लीट मैराथन है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, आपकी जीसी लियोंग भी उसके थ्रू पूरी हो जाएगी। एक लेक्चर तो कल ही आया था, ठीक है, कल नाइट के अंदर वो एक लेक्चर आया था। तो आई थिंक वो डिफिकल्ट है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, उसको समझना डिफिकल्ट है, मैंने पूरी डिस्कशन उसकी डाल दी है, तो आप लोग बस वहां से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, अगर आपका मन है कि सर मेरे को तो वहां पे जाना ही जाना है। तो सिंपली यही रिजल्ट है कि आपको स्टडी आईक्यू की या तो बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो नोट्स आपको मिल रहे हैं वो रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं एडवाइस करूंगा कि नोट्स रेफर करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें डेफिनेटली अच्छे ढंग से कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर अब ज्योग्राफी के ऊपर बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ज्योग्राफी इज, मतलब क्या है। अगर मैं ज्योग्राफी की टर्म की बात करता हूं तो एग्जैक्टली ज्योग्राफी क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी, क्या समझते हो आप ज्योग्राफी वर्ड से। चलो आप लोग बताओ पहले, मतलब आप जब वर्ड देखते हो ज्योग्राफी तो आप क्या समझते हो ज्योग्राफी वर्ड से, बताइए। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी देखा गया है कि सर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसको कैसे टैकल करना है। अगर मेरे पास मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को मैप बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, ये भी एक सवाल आता है, राइट। देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है डेफिनेटली हम अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी सारी लोकेशंस जो आपकी वो करंट अफेयर से भी आती है, इसलिए जो आपका करंट अफेयर प्रोग्राम है उसको कभी भी मिस नहीं करना है। जो भी करंट अफेयर में लोकेशंस आएंगी आप उसको जरूर से जरूर अपने एनालिसिस के अंदर डालेंगे, अपने नोट्स के अंदर उसको ऐड ऑन करेंगे। इसके अलावा जो है वो आपका जो बेसिकली ऑल थ्रू द ईयर करंट अफेयर होंगे वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पास में आपको और भी लेक्चर आपके मैपिंग के स्पेसिफिकली दिए जाएंगे, ताकि आपका कोई भी मैपिंग का पोर्शन मिस ना हो। तो मैपिंग करने का सिंपल सा तरीका यही होगा। इसके अलावा एक्स वाई जेड एन एम एम जो भी आपको लग रहा है कि रिसोर्सेज हैं आपको कोई भी फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपकी इस जर्नी के अंदर जो रहेगी वो ये भी डिसाइड करती है कि आप किन चीजों को पढ़ें और किनको आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको जानना नेसेसरी होता है। दैट्स व्हाई इन चीजों पर फोकस करेंगे कि नहीं पढ़ना इसका मतलब नहीं पढ़ना। अगर आपके पास में टाइम है और एनर्जी है तो मैं एडवाइस करूंगा कि इन्हीं नोट्स को या फिर जो बुक है आपके पास उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। एक रिसोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे आप अपने एग्जाम में उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ज्योग्राफी के लिए और देखते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर क्या आपकी आउटकम्स देखने को मिलती है। तो चलिए बताइए, ज्योग्राफी जो है वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी, क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है ज्योग्राफी का। क्या ज्योग्राफी का सिंपल सा मीनिंग, अगर मैं सिंपल सा मीनिंग देखूं ज्योग्राफी का तो एक ये बात कह सकता हूं, इन लेमन टर्म में बोल सकता हूं कि मेरी सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है ना। कितने लोग इसको एडमिट करते हैं कि सराउंडिंग के बारे में पढ़ना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, एक लेमन की टर्म में अगर मैं बोलता हूं तो सराउंडिंग के बारे में ही पढ़ना ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन सराउंडिंग में क्या क्या है, सराउंडिंग में मेरे पास प्लेनेट भी है, सराउंडिंग में मेरे पास अर्थ भी है, सराउंडिंग में मेरे पास स्पेस भी है, और सराउंडिंग में मेरे पास क्या ह्यूमन बींग्स नहीं है। डेफिनेटली आपके ह्यूमन बींग्स वो भी आपकी सराउंडिंग में ही आते हैं। तो एक लेमन टर्म में ज्योग्राफी का मतलब होता है ऑल थ्रू द ईयर, जो ऑल थ्रू द एरिया आपकी एक नॉलेज। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो मुझे पता लगता है ज्योग्राफी जो है वो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। 2 वर्ड को जोड़ा गया आपस में और फिर एक वर्ड बना आपका ज्योग्राफी। कौन से 2 वर्ड हैं वो, कौन से 2 शब्द हैं वो हैं जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का सिंपल सा मतलब होता है अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, कि अर्थ को डिस्क्राइब करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब अर्थ को डिस्क्राइब करना जब ज्योग्राफी कहलाता है तो आई थिंक अर्थ के सरफेस के बारे में, अर्थ पे जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में ये स्टडी करना, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट हुआ करता था। सो सिंपली शुरू में जब ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन आया तो उसमें सबसे पहले किसके ऊपर फोकस किया गया था, इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया गया कि आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आप सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में बात करोगे, आप इंटीरियर के बारे में बात करोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पे माउंटेन बना है तो किस तरीके से बना है, इन सब चीजों पर फोकस किया गया। जब थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग में एडवांसमेंट आई, डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने अपना जो फोकस है वो कहां से रिमूव किया, बेसिकली जो ज्योग्राफी पे कंसंट्रेशन थी, मतलब कॉन्टिनेंट पार्ट पे जहां पे हम रहते हैं, चट्टानों पे जो कंसंट्रेशन थी उसको हटा के अपने ओशन पे भी कंसंट्रेशन करना शुरू किया। ओशन पे कंसंट्रेशन का मतलब ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ अर्थ के कॉन्टिनेंटल पार्ट जहां पे हम रहते हैं उसको स्टडी ना करके उन्होंने ओशियंस के बारे में भी स्टडी करना शुरू किया। लेकिन उसकी स्टडी में डिफिकल्टी क्या आ रही थी
कि भाई आपके जो वाटर है उसके अंदर जाना और उसके अंदर रिसर्च करना और फिर फाइंड आउट करना कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम था। और दैट्स व्हाई ज्योग्राफी की स्टडी पहले अर्थ से हुई, कॉन्टिनेंट से हुई और उसके बाद आपके ओशन के ऊपर ट्रांसफर हुई थी। ठीक है, अब क्या किया गया, अब मुझे पता लगा कि दोनों ही चीजें सबसे पहले मुझे समझ आई थी कि आपका जहां पे मैं रह रहा हूं वो वाली चीज, इसके अलावा ओशियंस जो हैं वो वाली चीज, वो दोनों ही लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मुझे पता लगता है इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, आपके व्हीकल्स आ जाते हैं और फिर आपको पता लगता है आउट ऑफ द सडन कि आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से आपका जो सराउंडिंग एनवायरमेंट था वो भी खराब हो चुका है। अब सराउंडिंग एनवायरमेंट खराब हो चुका तो डेफिनेटली मुझे क्लाइमेट के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई क्लाइमेटोलॉजी आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो इन तीन पिलर के ऊपर ज्योग्राफी के ऊपर मेनली फोकस किया गया। तो राइट हियर अगर मैं देखूं तो ज्योग्राफी जो है वो मुझे बताती है डाइवर्स एनवायरमेंट के बारे में। डाइवर्स एनवायरमेंट इन द सेंस जैसे कि आप अपने अलग अलग एरिया से आते हैं, आप मुझे बताना आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। क्या आपके यहाँ पे डेजर्टिक एरियाज है, क्या आपके यहाँ पे कोई स्वैम्पी एरिया है, मतलब जहाँ पे वाटरफॉल ज्यादा होता हो, क्या आप किसी कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके यहाँ पे प्लेन एरिया है। बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हो सकता है आपके पास में हिली एरिया हो सकता है आप किसी ऐसे एरिया से हो जहाँ पे प्लेटू होगा। तो बताइए, आप खुद बताइए कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी हमारे पास जैसे ज्योग्राफी में है वैसे ही क्लास के अंदर भी डाइवर्सिटी है कि सम पीपल जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ प्लेन एरिया से हैं, कुछ आपके डेजर्टिक एरिया से भी हैं और कुछ आपका बेसिकली कोस्टल एरिया से भी बिलोंग करते हैं। तो आप मुझे एक चीज और बताइए कि अगर आप जिस एरिया से हैं तो डेफिनेटली मुझे अलग अलग एनवायरमेंट को स्टडी करना पड़ा ना उसमें, इजंट इट? ऐसा नहीं हुआ क्या? डेफिनेटली मेरे को अलग अलग एरियाज को स्टडी करना पड़ता है। उसी एस्पेक्ट से मुझे डिफरेंट प्लेसेस की भी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे अभी आप लोगों ने पूछा कि सर लोकेशन वाला जब क्वेश्चन आता है तो लोकेशन के क्वेश्चन को मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो लोकेशन के क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए मुझे प्लेसेस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, नहीं क्या? मुझे जानना पड़ेगा कि कोलकाता के अंदर अगर ब्रिटिश आए थे तो ऐसा क्या था कोलकाता के अंदर, या ऐसा क्या था अवध के अंदर कि सबसे पहले अवध पे या बंगाल पे उन्होंने बेसिकली अपना एनेक्सेशन जमाने की कोशिश की। आई थिंक ज्योग्राफिकल रीजन होगा। आप बताइए अवध में ऐसा क्या था कि सबसे पहले ब्रिटिश आए और अवध के ऊपर एनेक्सेशन करना शुरू किया? क्या बता सकते हैं? फर्टिलिटी। डेफिनेटली वो एक फर्टाइल एरिया था, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा हुआ करता था, नेचुरली रिवर थी, वाटर था, तो एग्रीकल्चर इनपुट अच्छा था। तो एग्रीकल्चर इनपुट आउटपुट सब कुछ अच्छा होगा तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे एक एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे यहीं से मिल सकता है, दैट्स व्हाई इसको क्यों इग्नोर करना, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले वहां पे एनेक्सेशन दिखाया। तो ये चीज आपको पता लगती है कि डिफरेंट प्लेसेस की स्टडी करना ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको नजर आता है हमें क्या करना है, स्पेसीज ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस पे डाइवर्सिटी कितनी है। क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि हिमालयाज कैसे बने होंगे? क्या कभी आपको मन में नहीं आता कि हिमालयाज नहीं होते अगर इंडिया के अंदर तो क्या होता? क्या आपको कभी मन नहीं होता कि अंडमान निकोबार जो बना हुआ है वो कैसे बना होगा अंडमान निकोबार? और कभी कभी हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार अलग है और लक्षद्वीप कहीं अलग बना हुआ है, तो आपको मन में नहीं आता कि किस तरीके से बने होंगे? तो बिल्कुल सही बात है, अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है तो मेरे को अर्थ के सरफेस के स्पेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिर मुझे स्टडी करनी पड़ेगी इन सब की आपस में इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर या तो न्यूज सुना होगा या खुद से ऑब्जर्व किया है कि लैंडस्लाइड हो गया? बताइए, कितने लोग ऐसे जिन्होंने या तो न्यूज में सुना है या फिर ये देखा है कि हाँ लैंडस्लाइड हुआ है? कुछ एरियाज तो ऐसे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनके एरियाज में लैंडस्लाइड होता होगा, है या नहीं है? डेफिनेटली कुछ एरियाज तो ऐसे होंगे जहां पे लैंडस्लाइड होता है, काफी फ्रीक्वेंट होता है, हिली एरियाज। तो आपको नहीं लगता कि ये लैंडस्लाइड हो क्यों रहा है? या तो ज्यादा रेनफॉल हो गई होगी, या फिर वहां पे वेजिटेशन नहीं रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स की वजह से हो सकता है, ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो मतलब ये जो सारे एनवायरमेंट है उसका इंटरेक्शन आपके सरफेस के साथ होता है, डिफरेंट प्लेसेस का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो मतलब इंटरेक्शन जो है काफी ज्यादा एक सरफेस का दूसरे सरफेस से होता है और इन सबको स्टडी करना ज्योग्राफी कहलाता है। चलिए, अब अगर ज्योग्राफी कहलाता है तो एक और चीज पिलर ज्योग्राफी का आता है। देखो, जब आपको ये पता लगा कि ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, गुस्सा तो आता होगा आपको, मतलब यार ब्रिटिश ऐसे क्या हो गई? वैसे देखो यार, एक डेफिनेट सी चीज है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है और उसके ऊपर निरंतर अगर काम करते हैं तो हम किसी भी चीज को जीत लेते हैं। आप सोच के देखो, एक छोटी सी कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कंपनी यहां आती है और मुझे ये पता लगता है कि इंडिया जो कि इतना वास्ट एम्पायर था, मराठास हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे, मैसूर एक पावर हुआ करता था, अवध एक पावर हुआ करता था, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? कंप्लीट इंडिया को एनेक्स किया। मतलब आप ये बताओ मुझे, कैसा आपको लगेगा अगर रिलायंस को पता लगे रिलायंस ने यूएसए को ऑक्यूपाई कर लिया? आपको नहीं लगता कि ये बहुत स्ट्रेंज होगा? बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत स्ट्रेंज है कि रिलायंस ऑक्यूपाई कर ले यूएसए को? और ऐसा ही यहां पे हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया सब कुछ। और जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया तो आपको पता होगा कि उन्होंने अपने ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब जो इंडिया में लोग रह रहे थे उनके लिए क्या कुछ किया? क्या कोई पॉपुलेशन सेंसस हुआ करता था उस टाइम पे? क्या वो कोशिश करते थे कि एवरेज ह्यूमन बींग की लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ाई जा सके? क्या वो कोशिश करते थे कि इनकी फूड सफिशिएंसी को फुलफिल किया जाए? आई थिंक सो, ऐसा कुछ भी उन्होंने ट्राई नहीं किया। और अगर ये ट्राई नहीं किया तो मेरे हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं थी। किसके लिए? आपके लोगों के लिए। और एक चीज मुझे नजर आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, या फिर जो ये डेवलप्ड कंट्री ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, वहां पे अलग अलग जो रिसर्चर हुए, ज्योग्राफर्स जो हुए,
उन्होंने हमेशा फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर फोकस किया, माउंटेन के बारे में स्टडी करना, एनवायरमेंट के बारे में स्टडी कर लेना, ओशियन के बारे में स्टडी करना, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस था। लेकिन मुझे पता लगता है एक और ब्रांच भी होती है ज्योग्राफी की, वो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। तो सबसे पहले तो मेरे सवाल ये आता है कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब है, और ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना कहां तक वाजिब है। देखो, इनिशियली जब आपके मैन जो है एक ट्राइबल पीपल की तरह रहा करते थे, एक अनसिविलाइज्ड पर्सन की तरह रहा करते थे, उस टाइम पे ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना जरूरी नहीं था। उस टाइम पे ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना जरूरी नहीं था। डेफिनेटली अब हमें क्या लगेगा कि ह्यूमन बींग को यहां पे स्टडी करना वैसे तो आज भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ह्यूमन बींग की स्टडी बायोलॉजी में करनी चाहिए, नहीं क्या? कितने लोग ये मानते हैं कि मुझे ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी बायो में करना चाहिए। ज्योग्राफी इज नॉट अ राइट प्लेस जहां पे मैं ह्यूमन बींग के बारे में स्टडी करूं। लेकिन यार आज हम ह्यूमन बींग्स के बारे में जो स्टडी ज्योग्राफी में करने वाले हैं ना, वो ऐसे नहीं होगा कि ह्यूमन बींग के ऑर्गन्स क्या हैं, उनकी आईज कैसे फंक्शन करती हैं, नहीं। हमारा जो काम होगा वो होगा ह्यूमन का इंटरेक्शन को देखना। और मैं इसका कारण बताता हूं आपको कि हम ह्यूमंस को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। देखो क्या हुआ, इनिशियली जब ह्यूमन बींग्स बहुत कम नंबर में थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम मैं बताता हूं आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम चल रहा है, ह्यूमन बींग बहुत कम नंबर में है। तो क्या होगा, इंडस रिवर आ रही है, वहां से थोड़ा सा पानी वो यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, इंडस की बजाय गंगा वैली तक लोग पहुंच गए, गंगा के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू किया, गंगा को पोल्यूट कर दिया। और फिर सवाल आया कि अब पानी कहां से पिया जाए। कितने लोग ऐसे जिनके एरिया के अंदर आज ग्राउंड लेवल पे कंटामिनेटेड वाटर है, वाटर प्योर नहीं है, वाटर के अंदर या तो लेड के एविडेंसेस मिलते हैं, क्रोमियम मिलता है, ऐसा सुना है ना आपने? आई थिंक अभी कंप्लीट इंडिया के अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन काफी सारे ऐसे एरियाज हैं ना आज के टाइम पे जहां पे फ्लड आ जाती है। पाकिस्तान के बारे में सुना होगा न्यूज में, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ रही है, अभी सुना है? क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर कि अचानक से फ्लड देखने को मिली? ऐसा क्या हो गया बेसिकली कुछ एरियाज के अंदर जहां पे अचानक से मुझे देखने को मिला कि वाटर की स्कैर्सिटी हो गई। जैसे चेन्नई का एग्जांपल आप देख सकते हो, बेंगलोर का एग्जांपल आप देख सकते हो, बेंगलोर में फ्लड आ गई थी। एक्चुअली हुआ ये है कि जो कुछ ऐसे एरियाज थे जो वाटर को एब्जॉर्ब करते थे, वहां पे भी ह्यूमन बींग्स ने अपना बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, वहां पे भी अपना कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। हिमालयाज के ऊपर गए तो हिमालयाज को कट करना शुरू कर दिया। तो आपको नहीं लगता जो चीजें नेचुरल बनना चाहती थी, मतलब जैसे हिमालयाज हैं, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, अब आपको नहीं लगता कि हिमालयाज के डिस्ट्रक्शन के अंदर ह्यूमन बींग का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है? आपने सबने सुना होगा ना कोटा स्टोन के बारे में, सुना है कोटा स्टोन? कोटा स्टोन के बारे में कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। कोटा स्टोन क्या होता है? कोटा स्टोन जो है वो हमें किसके बारे में बताता है? जो कुछ ऐसे पॉपुलर स्टोन हैं जो कि कोटा के अंदर मिलते हैं, जो अरावली से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और हमने इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया है, अपने घर पे जो फ्लोर लगा होता है उसमें कोटा स्टोन काफी यूज किया जाता है। हमने इतना एक्सट्रैक्शन किया कि क्या कर दिया हमने अरावलीज को ही खत्म कर दिया। बताइए आपके घर के अंदर जो मार्बल लगा हुआ है, जो टाइल्स लगी हुई हैं, वो कहां से आती हैं? कहां से आती हैं वो टाइल्स? डेफिनेटली कोई तो माउंटेन होगा जिसको कट करके हम लेके आते हैं, कोई तो माउंटेन होगा ना। और अगर माउंटेन हमने कट किया है तो हमने मांझी द ग्रेट तो बने नहीं हम। ये तो हमारा ग्रेडीनेस है, हमारा लालच है कि हम अच्छी चीजें बनाने के लिए जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको कट करके अपने घर ले आते हैं। लेकिन इससे मुझे नजर आता है कि फिजिकल फीचर चेंज हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग की मर्जी हुई कि कहीं पे फॉरेस्ट बने हुए थे उसको काट दो और एक पार्लियामेंट के लिए नया आपका क्रिएचर क्रिएट कर दो। फॉरेस्ट है उनको कट करो और मेट्रो का पिलर बना के मेट्रो निकाल दो वहां से। तो आपको नहीं लगता कि ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ में काफी ज्यादा गेम प्ले कर रहा है? और अगर ह्यूमन बीइंग फिजिकल के साथ में इस तरीके की अट्रैक्शन करेगा तो डेफिनेटली बात है ये जो इंटरेक्शन है ये हमें फोर्स करेगी कि मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कुछ स्टडी करना पड़ेगा। बेसिक चीजों के बारे में मुझे ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टर को स्टडी करना पड़ेगा। और यहीं से मेरे पास ज्योग्राफी के दो पिलर आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले हमारा प्रोसेस जो स्टडी का होगा वो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा और फिर हम थोड़ी सी एस्पेक्ट अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जब मेरे पास फिजिकल ज्योग्राफी आती है तो मुझे पता लगता है सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा यूनिवर्स। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना यूनिवर्स? कितने लोगों ने सुना यूनिवर्स? वर्ड सुना है बस, आई जस्ट डोंट वांट टू आस्क कि क्या है, लेकिन वर्ड सुना है कि हाँ यूनिवर्स कुछ चीज है, सुना है। दैट इज गुड, दैट्स ग्रेट। तो अगर आपने यूनिवर्स वर्ड के बारे में सुना है तो आई थिंक यूनिवर्स क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या सुना है आपने यूनिवर्स के बारे में, बताइए आपने क्या सुना यूनिवर्स के बारे में? व्हाट इज यूनिवर्स? एक्चुअली एवरीथिंग इन माय सराउंडिंग, हर वो चीज जो मेरे आसपास में है वो या तो एनर्जी की फॉर्म में है या मैटर की फॉर्म में है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो भी आपके सराउंडिंग में आप देखते हो ना वो या तो मैटर की फॉर्म में है या एनर्जी की फॉर्म में है। और ये जो मैटर और एनर्जी है अपने सराउंडिंग के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। अब मैटर के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आते हैं क्योंकि हम भी एक मैटर है। तो यूनिवर्स इज समथिंग जो कि एक मटेरियल है, एक एनर्जी है, वो हमारा यूनिवर्स कहलाता है। अब एक सवाल तो आपके मन में आया होगा कि सर अगर यूनिवर्स मैटर और एनर्जी है तो फिर ये कुछ नई नई चीजें कहां से बनती रहती है, नए नए एस्पेक्ट कहां से आते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताना चाहूंगा कि मैटर और एनर्जी जो है ना वो एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब एनर्जी से मटेरियल बनता है, मटेरियल से एनर्जी बनती है। कितने लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है और कितने लोग बोलते हैं नहीं सर हम तो नहीं मानते कि ऐसा होता होगा। क्या आप मानते हो कि मैटर से एनर्जी बनता है? एग्जांपल सुनो, देखो यार ऐसा है कि आप जब मोटापा बढ़ता है, ठीक है, लेट्स से मोटापा जब बढ़ता है तो आप क्या करते हो? सबसे बेस्ट उपचार क्या है? अगर मोटापा बढ़ता है तो सबसे बेस्ट
सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या करें? वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें? मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि रनिंग करें? क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि रनिंग करें आप लोग? हाँ, ठीक है। रनिंग करना क्या है? रनिंग करना तो एनर्जी है ना। मैंने जैसे ही रनिंग करना शुरू किया, मुझे पता लगता कि जो मेरा मटेरियल था, जो मैटर था मेरे सराउंडिंग का, मेरी बॉडी में जो मैटर था, 100 केजी का मैटर 80 केजी का मैटर रह जाता है। क्या एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं हो रही? क्या मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको अपने घर पे दूध गर्म करना है, तो आप क्या करते हो? आप अपना गैस ऑन करते हो, उसको दूध को उस पर रख देते हो, एंड देन आफ्टर क्या करते हो? उसको गर्म कर देते हो। और थोड़े टाइम के बाद आपको देखने को मिलता है कि आपका सिलेंडर खाली हो गया। तो आपको नहीं लगा कि वो सिलेंडर जो बहुत भारी था उठाने में, धीरे धीरे उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था? यस, दैट्स व्हाई जो मैटर है, जो एनर्जी है, वो कांस्टेंट होता है। एक जगह से दूसरी जगह से, दूसरी से तीसरी जगह पे चला जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये मेरी एनर्जी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पास में पहुंच रही है। और जब ये एनर्जी आपके पास पहुंचती है, तो डेफिनेट सी बात है, थोड़े टाइम के बाद में मुझे क्या महसूस होगा? मुझे भूख लगेगी कि यार कुछ खाना चाहिए आप मुझे। तो आई थिंक जो एनर्जी वेस्ट हुई, उसको मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं से क्या करूं? कंजर्व करने की कोशिश करूं, कहीं से निकालने की कोशिश करूं। हाँ, उसमें कॉफी भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो कॉफी का ऑप्शन अभी आप ना दे तो अच्छा है, अदरवाइज मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा आपको। फिर तो सर हम बार बार कॉफी चिल्लाएंगे, ताकि ब्रेक आएगा तो हमें मजा आएगा। ऐसा है क्या? ओके, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक चीज नजर आती है कि एनर्जी जो है वो मैटर में, और मैटर एनर्जी के अंदर डेफिनेटली आपका क्या होती है? कंजर्व होती है। तो मुझे पता लगता है यूनिवर्स जो है वो दोनों ही चीजों को कंसिस्ट करके रखे होता है। दो चीजें यूनिवर्स के अंदर होती है, एक होता है फिजिकल चीजें और एक होते हैं नॉन फिजिकल आइटम्स। फिजिकल का मतलब होता है जैसे कि एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जिनका अपना कोई मास है। और नॉन फिजिकल का मतलब होता है जैसे लाइट है, ठीक है। अब लाइट है, लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, आप लोग मेरे को देख पा रहे हो। तो ये जो लाइट आ रही है, दैट इज नॉन मटेरियल, इसका कोई मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियल चीजें, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहां पे नजर आता है कि ये जो नॉन फिजिकल चीजें हैं वो क्या होती है आपकी? वो होती है लाइट है, एनर्जी है, साउंड है, नॉन फिजिकल है। फिजिकल के अंदर प्रोटॉन है, एटम है, सैंड है, ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं? फिजिकल में आती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिवर्स जो है आपका फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चीजों को ही कंसिस्ट करके बनता है, और इसी हिसाब से आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब सवाल आता है कि सर ये यूनिवर्स बना कब था? जैसे आप सब लोग, आपकी कोई अपनी एज होगी, कितनी एज है? 22, 25, 28, 29, 30, 21, दैट कैन बी योर एज, ठीक है ना। भाई आपका एज का नंबर अलग अलग होगा सब लोगों का, ठीक है ना। तो ऐसे यूनिवर्स की भी तो अपनी कोई एज होगी, और यूनिवर्स की जो अपनी एज है, मुझे पता लगता है कि यूनिवर्स जो डेवलप हुआ था, यूनिवर्स जब आपका बोर्न हुआ वो था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो आपका यूनिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ, और उसके लिए एक इंसिडेंट को रिस्पांसिबल माना जाता है जिसको बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग, बिग बैंग मतलब एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, ठीक है। और उस ब्लास्ट के बाद में क्या हुआ? यूनिवर्स बना। सर ये कैसा ब्लास्ट था कि यूनिवर्स बन गया? तो यहां पे आपको देखने को मिला कि बिग बैंग जो है वो क्या था? एक छोटा सा पार्टिकल जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने से आपका यूनिवर्स जो है एस्टैब्लिश होता है। जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपके यूनिवर्स की एस्टैब्लिशमेंट होती है, क्योंकि वो बिग बैंग में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बतानी पड़ेगी आपको, और वो ये होगी कि जो आपका यूनिवर्स बना था ना, जो आपका यूनिवर्स बना था वो आज भी एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जो यूनिवर्स आपका बना था वो यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन चलता जा रहा है। अभी भी चीजें एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, और मुझे पता लगता है कि एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन कोई भी चीज एक्सपेंड होती है, और यहां तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो मेरे पास कुछ तो ऐसे कारण होंगे जिनको देख के मैं ये बता रहा हूं कि एक्सपेंशन हो रहा है। भाई ठीक है, यहां पे मेरे पास कोई सामने चीज है, छोटी सी चीज है, लेट्स से मेरा हाथ है, मैंने ऐसे किया हुआ, अब एक्सपेंशन देखने को मिला, तो ये तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना कि एक्सपेंशन हो रहा है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे? कैसे मुझे पता लगेगा यूनिवर्स रियल में ही एक्सपेंड कर रहा है? हाउ आई गेट टू नो कि यूनिवर्स के अंदर एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां पे एक्सपेंशन की जब सवाल आता है, तो मेरे पास कुछ एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए जो ये बताएं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। तो एविडेंसेस मुझे क्या नजर आते हैं कि यूनिवर्स इनिशियली एक सिंगल पॉइंट की फॉर्म में हुआ करता था। बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट की फॉर्म में था। कैसा पॉइंट? ये देख लो यहां पे, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट था यूनिवर्स, ठीक है। ये ऐसा कोई पॉइंट था जो कंप्लीट यूनिवर्स से पहले सिर्फ ये एक पॉइंट था। अचानक से क्या हुआ इसमें हुआ एक ब्लास्ट, और जब ब्लास्ट होता है तो छोटे छोटे गैसियस पार्टिकल, छोटे छोटे आपका काफी सारे फ्रेगमेंटेड पार्टिकल, वो क्या होना शुरू हो गए? दूर जाना शुरू। आपने देखा होगा मूवीज में जब बॉम्ब डाला जाता है तो ब्लास्ट होता है, तो क्या होता है? सब चिथड़े उड़ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो यहां पे भी क्या हुआ होगा कि ये जो ब्लास्ट है वो हुआ, और वो ब्लास्ट होने के बाद में ये छोटा सा पार्टिकल जो था वो काफी सारे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया, काफी सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। ये प्रोसेस जो है वो यहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो मुझे पता लगता है वो सिंगल पॉइंट का एक्सपेंशन जब शुरू हुआ वो आज तक भी चलता जा रहा है। अब मुझे पता लगा कि सर कैसे पता लगा कि आज तक भी वो एक्सपेंशन चलता जा रहा है? दो एविडेंसेस थे, एक था आपका कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट, एक था अपना ग्रेविटेशनल वेव्स। एक मुझे चीज बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सिग्नल है, स्ट्रीट ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं, वो डेंजर वाला सिग्नल रेड कलर का ही क्यों होता है? बताइए जरा, वो डेंजर वाला सिग्नल रेड कलर का ही क्यों होता है?
ताकि वो दूर से दिख सके। एक इजी लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि वो दूर से दिख सके, इसलिए वो रेड कलर का होता है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है ना। तो अगर मैं बोलूं, लेट्स से मेरे पास क्या था, दो पार्टिकल, ठीक है, मेरे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल यहां है, दूसरा पार्टिकल यहां पे। अगर इस पार्टिकल से यहां पे कोई लाइट आ रही है और अगर वो ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है, इनिशियली इस प्लेनेट से इस पार्टिकल पे ब्लू कलर की लाइट आ रही है, थोड़े टाइम के बाद मुझे देखने को मिला कि इस प्लेनेट से अब जो लाइट आना शुरू हो गई वो हो गई रेड इन कलर। अब जब ये प्लेनेट पे लाइट ब्लू से रेड होती है तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि लाइट तो सेम ही आ रही होगी, अब मेरे को सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ रेड कलर नजर आ रहा है, isn't it? क्या मैं अब नहीं बोल सकता कि आपका अभी रेड कलर नजर आ रहा है, तो मतलब ये प्लेनेट मेरे से दूर जा रहा होगा, तभी तो मेरे को सिर्फ रेड कलर नजर आ रहा है, अदरवाइज तो मेरे को ब्लू कलर भी दिख रहा था ना। सो राइट हियर मुझे पता लगता है कि इस तरीके से अगर मूवमेंट होता है तो दैट मूवमेंट विल बी स्पेसिफिकली नोन एज कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। की यूनिवर्स के अंदर अब शिफ्टिंग किसकी तरफ चल रही है, रेड की तरफ चल रही है, यूनिवर्स में शिफ्टिंग चल रही है रेड की तरफ। ऐसे ही होता है ग्रेविटेशनल वेव्स का। अच्छा एक बात बताइए, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? डू यू नो कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है ग्रेविटेशन? कॉस्मोलॉजिकल में बता देता हूं दोबारा। कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जो लाइट आ रही थी वो पहले अलग अलग कलर की थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मुझे देखने को मिला कि जो आपका कलर है वो ज्यादा रेड हो गया है। रेड हुआ मतलब कि ये मेरे से दूर जा रहा होगा, क्योंकि दूर से सिर्फ रेड कलर ही नजर आता है, तो ये चीज होती है। और अब आप लोगों ने बताया कि ग्रेविटेशन वेव्स, तो ग्रेविटेशन वेव्स होती हैं जो अट्रैक्ट करती है। एक मास जब दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है तो वो ग्रेविटेशन वेव्स कहलाती है ना। जब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, जैसे लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मी, आई एम ए मैसिव पार्टिकल। हाँ, क्योंकि वेट तो मेरा ठीक अच्छा खासा ही है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक मैसिव पार्टिकल हूं। तो अगर मैं मैसिव पार्टिकल हूं तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं अभी? क्या आपको अट्रैक्शन फील हो रही है? जिन लोगों को नहीं हो रही है उनको क्लास छोड़ देनी चाहिए फिर। ओके ठीक है, ओके मतलब क्या हुआ, अभी सबको होने लग गई है। अब मैं देख पा रहा हूं कि अब सबको अट्रैक्शन होने लगी। अब क्या हो रहा है, आपका अट्रैक्शन जो है वो होने लग गई है ना। ओके ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे हमने ये तो ऑब्जर्व किया होगा ना कि एक बॉल है, अगर मैं उसको ऊपर उछालूं तो वो बॉल वापस नीचे आएगा, ये तो देखा है ना, ये तो महसूस किया है, तो मतलब वहां तो अट्रैक्शन हो ही रही है। लेकिन फिर ये बताओ कि अगर बॉल ऊपर उछालते हैं वो वापस आती है, तो फिर ये सैटेलाइट कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? जब सैटेलाइट ऊपर चला जाता है वो तो वापस नहीं आता। ये मून कैसे ऊपर सस्पेंडेड है, ये तो वापस नहीं आ रहा। इनमें कुछ तो लॉजिक होगा। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप क्या अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहे हो मेरी वजह से, तो आपका आंसर आया कि नहीं सर नहीं फील कर रहे। जेन्युइनली, मजाक छोड़ो, जॉक्स अपार्ट, लेकिन जेन्युइनली तो आपको कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा ना अभी। कैसा हो रहा है कि आप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होते जा रहे हैं। तो मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, अट्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस मैटर करता है। जैसे आप बचपन में दो मैग्नेट के साथ में खेले होंगे कि मैग्नेट को जरा पास में लाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वो क्या हो जाती थी, एकदम से अट्रैक्ट, है ना। किया है ऐसा? डेफिनेटली ऐसा किया होगा आपने। तो मेरे ख्याल से जो आपने ये अट्रैक्शन वाला फिनोमेना किया, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बीच में जो आपका दूरी है इनके बीच में, ये दूरी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर ये दूरी मैटर करती है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि एक, अगर यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है, यूनिवर्स में दूसरी भी गैलेक्सी है, अगर एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही होगी तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि उसका ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कम हो रहा होगा? बताइए, बोल सकता हूं ना। डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि उसका डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। तो ये दो चीजें मुझे बताती हैं, या तो कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट, मतलब किसी प्लेनेट से जो अलग अलग लाइट आ रही थी अगर वो रेड कलर की लाइट में बदलती जा रही है, मतलब वो प्लेनेट मुझसे दूर जा रहा है। और दूसरा ग्रेविटेशन वेव, कि अगर अट्रैक्शन कम हो रही है तो भी मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दोनों चीजें बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो मुझे नजर आता है कि कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट के अंदर मुझे पता लगता है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दोनों ही होते हैं। ब्लू कलर तब नजर आएगा जब आप बिल्कुल पास में होते हैं किसी चीज के, और रेड होगा जब आप अवे होते हैं किसी से। तो अगर आपको किसी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पे आने वाली लाइट धीरे धीरे कन्वर्ट होती नजर आई है कि रेड होती जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि एक गैलेक्सी दूसरे से दूर जा रही है। और अगर आपको ऐसा नजर आता है कि एक गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है तो धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट होती जा रही है, तो फिर मुझे पता लगता है कि ये जो आपका फिनोमेना है वो कॉन्ट्रैक्शन का है। लेकिन अभी मुझे पता लग रहा है कि हमारे पास गैलेक्सी जब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो हमें पता लग रहा है कि रेड लाइट जो है मुझे ज्यादा विजिबल हो रही है। ये मत करो यार। आप लोग पूछ रहे हो कि सर कैसे हम देखें कि एक गैलेक्सी से आपकी रेड कलर की लाइट आ रही है या ब्लू कलर की, वो आपकी साइंटिस्ट करेंगे। हम ज्योग्राफर हैं, ठीक है, हमें ज्योग्राफी की स्टडी करना है, हमें साइंस को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो उस दिन हम जरूर बात करेंगे कि अब हम कैसे रेड कलर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, लेकिन अभी के टाइम पे देखो, सिविल सर्विसेज की जर्नी में मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार कि ये जरूरी होता है कि मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जानने की कोई लिमिट नहीं होती। किसी चीज को समझना है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी अनलिमिटेड वे से हम उसको समझ सकते हैं, अनलिमिटेड वे में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हमें स्टडी सिर्फ उतना ही करना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होगा। ठीक है, राइट। चलिए, तो मुझे पता लगता है कि एट दिस पर्टिकुलर प्लेस आपको पता लगेगा कि जो रेड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, रेड स्पेक्ट्रम है, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव्स अवे,
ब्लू स्पेक्ट्रम कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट विल बी मूव क्लोजर। जब पास में आएगा तो ब्लू होगा, जब वो दूर जाएगा तो जब पास में आएगा तो ब्लू होगा और जब दूर जाएगा तो रेड कलर का नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब इतनी देर से मैं गैलेक्सी किया जा रहा कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में अट्रैक्शन हो रहा है, गैलेक्सी इधर जा रहा है, गैलेक्सी उधर जा रहा है। एग्जैक्टली गैलेक्सी होता क्या है? ये गैलेक्सी है क्या चीज? गैलेक्सी को बार बार मैं बोलता जा रहा हूं, तो गैलेक्सी क्या चीज है? हाँ, इवन एक रेड कलर का मैं एग्जांपल और दे देता हूं आपको। आपको पता होगा ना, सन जब राइज होता है और सन जब सेट होता है तब भी तो रेड दिखता है। दिखता है नहीं दिखता? सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड दिखता है नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि सनसेट जब होता है या सनराइज जब होता है तो सबसे डिस्टेंस पे होता है, हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है क्या दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। अगर वो हमारे से पास में आता जाएगा, बहुत पास में आ जाए, तो ब्लू भी दिख सकता है। तो सिंपल सा प्रोसेस यही है कि आपका रेड कलर मतलब डिस्टेंस पे कोई चीज मुझे नजर आ रही है। अब सवाल आता है कि अगर इतनी देर से गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो गैलेक्सी क्या चीज होती है? तो व्हाट इज गैलेक्सी? आप बताओ, क्या सुना है आपने कभी वर्ड गैलेक्सी का? गैलेक्सी क्या होती है? व्हाट इज गैलेक्सी? ठीक है, देखिए गैलेक्सी की जब बात करते हैं तो गैलेक्सी का सिंपल सा मीनिंग होता है काफी सारे स्टार, काफी सारे डस्ट पार्टिकल, बिलियन ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम, इन सब के कॉम्बिनेशन को गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक हमारे पास गैलेक्सी होगी, काफी सारे गैसेस होंगे उसमें, काफी सारे डस्ट पार्टिकल होंगे, काफी सारे स्टार्स होंगे, सोलर सिस्टम होंगे, उन सबको एक ही पैकेट के अंदर अगर मैं रख दूं तो वो क्या कहलाएगा? एक गैलेक्सी कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? गैलेक्सी कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मिल्की वे गैलेक्सी का नाम। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम सुना है? कितने लोगों ने मिल्की वे गैलेक्सी का नाम सुना है? सब लोगों ने सुना है? दैट इज गुड। हाँ, ये हमारी अपनी गैलेक्सी जहां पे हम रहते हैं, मतलब जहां पे अर्थ है, जहां पे आपकी अर्थ है, वो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। तो सिमिलरली गैलेक्सी मतलब वो होता है जहां पे एन नंबर ऑफ आपके स्टार्स होंगे, एन नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो सब मिलके रहते होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? गैलेक्सी कहलाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर गैलेक्सी के अंदर जो इतने सारे स्टार्स हैं, वो स्टार्स बनते कैसे, कैसे रह रहे हैं एक जगह पे? वो ग्रेविटी से एक जगह पे रहते हैं। ग्रेविटी उनको क्या करती है? बांधे रखती है। ग्रेविटी मतलब एक मास का पार्टिकल दूसरे मास के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, वो ग्रेविटी कहलाती है। तो ग्रेविटी की वजह से वो क्या कहते हैं? अपने एक ही लेवल पे रखते हैं, एक ही लेवल पे रहते हैं, एक ही गैलेक्सी के अंदर वो रहते हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से गैलेक्सी का मतलब, अब सवाल अगर ये पूछना चाहें कि कितनी गैलेक्सी है यूनिवर्स में, तो बिलियन ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। बिलियन ऑफ गैलेक्सी अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे आपके पास में आपका फ्रेंड सर्कल की पूछा जाए तो सर काफी सारे फ्रेंड है मेरे, तो लेकिन अपने क्लोज फ्रेंड का नाम बताइए, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। प्रज्ञा, सेजल, राहुल, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कोई भी नहीं है। कुछ लोगों का, अरे कपिल सर भी है, ग्रेट यार। मतलब कुछ लोगों की क्लोज फ्रेंडशिप मेरे साथ भी है, कुछ लोगों की अमित सर के साथ भी। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे एक बात करते हैं कि अपना अपना सबका एक क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, सबके पास में अपने अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो सबके अगर क्लोज फ्रेंड्स हैं तो व्हाट आई कैन से कि मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आती है कि अगर मैं क्लोज फ्रेंड्स की बात करता हूँ तो डेफिनेटली आपकी गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी हमारे पास नजर आएगी। यहाँ पे देखो, जो गैलेक्सी आपको यहाँ पे नजर आएगी, अगर हमारे पास एक गैलेक्सी है, लेट्स से कि हमारी गैलेक्सी का कोई भी नाम रख देते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम वैसे कोई भी नहीं रख सकते हम, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी होगी, मिल्की वे गैलेक्सी ही हमारी गैलेक्सी होगी। तो उसके साथ में जो गैलेक्सी है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? एंड्रोमेडा, एक गैलेक्सी होगी एंड्रोमेडा। वो गैलेक्सी क्या होगी? हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी होगी। ठीक है, वो गैलेक्सी हमारी क्या कहलाएगी? क्लोजेस्ट गैलेक्सी कहलाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग है, एक गैलेक्सी जो हमारी है वो तो मिल्की वे है ही, लेकिन उसके सराउंडिंग की जो बिल्कुल इमीडिएट है, नेबर हमारी गैलेक्सी है, वो क्या कहलाती है? आपका एंड्रोमेडा। ठीक है, ओके, वो क्या कहलाती है? एंड्रोमेडा। अब एक और चीज भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक और चीज भी आपको पता होनी चाहिए। क्या? वो ये बात होगी कि अगर मैं गैलेक्सीज की बात करता हूं तो गैलेक्सी की अलग अलग शेप भी होती है। गैलेक्सी की क्या होती है? अपनी अपनी एक शेप होती है। अब गैलेक्सी की अपनी अपनी शेप होती है, तो कुछ गैलेक्सी होती है जो स्पाइरल इन नेचर होती है, जैसे आप यहां देख रहे हो डायग्राम के अंदर कि कुछ गैलेक्सी क्या आपकी स्पाइरल इन नेचर है। ठीक है, कुछ गैलेक्सीज क्या है आपकी? स्पाइरल इन नेचर है। और कुछ गैलेक्सीज क्या है आपकी? कुछ गैलेक्सी स्पाइरल इन नेचर है, कुछ गैलेक्सी इलिप्टिकल इन नेचर है। ठीक है, कुछ गैलेक्सीज आर इलिप्टिकल इन नेचर, सम गैलेक्सीज आर स्पाइरल इन नेचर। लेकिन कुछ गैलेक्सी ऐसी भी होती हैं जो कि इरेगुलर इन शेप होती है, जिनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, जिनकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती। ठीक है, तो मतलब गैलेक्सी या तो स्पाइरल होगी, या फिर हमारी इलिप्टिकल होगी, या फिर होगी अनऑर्गेनाइज्ड गैलेक्सी जिसकी कोई खास शेप नहीं। अब सवाल क्या आपके मन में आ रहा है कि हमारी गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है, वो फिर कैसी शेप की है? क्या आपको ऐसा सवाल आ रहा है? बताइए। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी किस शेप में आती है? क्या स्पाइरल है, क्या इलिप्टिकल है, क्या स्पाइरल है, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है? कैसी गैलेक्सी है हमारी? हमारी गैलेक्सी स्पाइरल इन नेचर। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल इन नेचर। ठीक है, वो गैलेक्सी हमारी क्या है? स्पाइरल इन नेचर हमारी गैलेक्सी नजर आती है। ठीक है, तो स्पाइरल इन नेचर है, तो यहाँ पे ही हमारा क्या होता है? अब मुझे पता लग गया कि अगर कोई गैलेक्सी है वो स्पाइरल इन नेचर है, तो उसके बाद में क्या होगा? काफी सारे सिस्टम भी होंगे उनके अंदर। ठीक है ना, काफी सारे सिस्टम होंगे, स्टार सिस्टम, जिनको कि क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनको कि सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर मैं जूम इन करूं तो हमने क्या देखा था? यूनिवर्स देखा। यूनिवर्स को हमने जूम इन किया, हम गैलेक्सी के ऊपर आए। गैलेक्सी को अगर हम जूम इन करेंगे तो क्या आएंगे? डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आएंगे, स्टार सिस्टम होंगे। ठीक है, यूनिवर्स, गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर क्या होगा? स्टार सिस्टम होगा। उस स्टार में हमारा सिस्टम कौन सा है? सोलर सिस्टम। उस स्टार सिस्टम में हमारे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो वो सारा जो स्टार सिस्टम है उनमें से हमारा सिस्टम जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सोलर सिस्टम। अब जब वो सोलर सिस्टम कहलाता है
तो मुझे पहले सबसे पहले जानना कि स्टार होता क्या है। जैसे आप लोग स्टार हो मतलब यस समथिंग इज देयर, ऐसे बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज अ स्टार। तो ये स्टार होता क्या है, क्या मतलब है स्टार का, बताइए। देखो स्टार उस बॉडी को बोलते हैं, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसी प्लैनेटरी बॉडी, एक ऐसी स्पेशियस बॉडी जिसकी की अपनी लाइट होती है, ठीक है। एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी अपनी लाइट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं, आपका स्टार बोल सकते हैं। उन सब स्टार्स में से एक स्टार है हमारा सन। सन एक स्टार है जिससे हमारे यहाँ पे डे और नाइट बनते हैं। सन भी ऑब्वियसली क्या है, एक स्टार है जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं, ठीक है। और इसी के सराउंडिंग में हमारे प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए स्टार सिस्टम बोलूं या फिर मैं परफेक्टली नाम लेके बोलूं तो सोलर सिस्टम कहलाएगा। स्टार सिस्टम का मतलब यस उसकी अपनी लाइट है एंड और प्लेनेट आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दिस। लेकिन अगर मैं उसको और जेन्युइनली अगर बात करूं तो डेफिनेटली हमारा सोलर सिस्टम क्या है, एक स्टार सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या कहलाएगा, एक स्टार सिस्टम, ठीक है। तो राइट देयर मुझे पता लगता है कि गैलेक्सी के अंदर मैनी प्लेनेटरी सिस्टम्स आर देयर इन आवर यूनिवर्स, ठीक है। और वो प्लेनेट क्या करते हैं, किसी एक हॉट स्टार के सराउंडिंग में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं। तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि प्लैनेट्स के अंदर हॉट स्टार होते हैं और हॉट स्टार के सराउंडिंग में घूमना शुरू करते हैं। तो राइट देयर मुझे पता लगता है कि सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम मतलब हमारा सन एक स्टार है और स्टार के सराउंडिंग में हमारे पास क्या करते हैं, प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। अब आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि प्लैनेट जो है वो काफी अलग अलग तरीके से रोटेट करते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ठीक है, मतलब जेन्युइनली ये हमारी ठीक है, ओके है ना, एवरीवन इज कंफर्टेबल, ओके दैट्स गुड, ठीक है। और यार डेफिनेट सी बात है यार, हमें पेज तो बनाना है, ठीक है, ठीक है, हमें पेज तो बनाना है। मजा आ रहा है, एवरीवन इज एंजॉयिंग द क्लास, ओके दैट्स गुड। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो आपने अभी जूम इन करके हमने देखा थोड़ा सा, अगर हम मैपिंग करें इस चीज की तो मुझे पता लगा कि देयर इज अ गैलेक्सी। उस गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे स्टार्स हैं, जहां पे एक स्टार आया मेरा सन। सन वाले स्टार को हमने सोलर सिस्टम का नाम दिया। सोलर सिस्टम में मेरे पास क्या देखने को मिला, काफी सारे प्लेनेट आए, ठीक है। तो अब सवाल मेरे पास आता है कि सर काफी सारे प्लेनेट आ गए, तो स्टार और प्लेनेट में क्या फर्क होता है, राइट और नॉट। ये स्टार और प्लेनेट में फर्क क्या होता है, इजंट इट, जानना है या नहीं, क्या फर्क होता है स्टार और प्लेनेट में। डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टार्स के अंदर नजर आता है कि स्टार की अपनी एक लाइट होती है, और प्लेनेट में मुझे नजर आता है कि प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं होती। प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं होती, प्लेनेट पे लाइट आती है स्टार से। जैसे कि अर्थ एक प्लेनेट है, तो क्या अर्थ की अपनी लाइट होती है क्या? क्या मैं स्पेस में जाके अर्थ को देखूंगा तो जैसे सन दिखाई दे रहा है वैसे अर्थ दिखाई देता है क्या? नो। सो प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ठीक है। तो स्टार हैज देयर ओन लाइट बट प्लेनेट डजंट हैव देयर ओन लाइट। प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं होती, वो जो सन से या स्टार से जो लाइट आ रही है उसी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टार के पास में अपनी लाइट होती है, प्लेनेट के पास लाइट नहीं होती है। तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में जो आपका सोलर सिस्टम है वो एक स्टार है सिस्टम है, और इसके सराउंडिंग में काफी सारे प्लेनेट्स जो है वो आपका रिवॉल्व करते हैं। अब हमने स्टार सिस्टम को सोल क्यों नाम दिया, क्योंकि सोल का मतलब ये होता है सन, सन इज नेम्ड एज सोल, ठीक है। और ये सारे क्या करते हैं बेसिकली, और प्लैनेटरी सिस्टम ये मिल्की वे गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म पे प्रेजेंट है। वो तो हमें पता ही है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो स्टार सिस्टम है वो क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम कहलाता है। तो मुझे यहाँ पे पता लगता है गैलेक्सी है, गैलेक्सी से सन है, सन मतलब सोलर सिस्टम हुआ, और उसके काफी सारे क्या है आपके प्लैनेट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कितने प्लैनेट हैं हमारे पास, कितने प्लैनेट हैं हमारे पास, 8 या 9, हाउ मेनी प्लैनेट्स डू वी हैव, कितने प्लैनेट हमारे पास, 8 है या 9? ओके, कुछ लोगों का कहना 8 है, कुछ लोगों का कहना 9। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एक प्लेनेट जो है वो कितने नंबर के प्लेनेट हमारे पास हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स डू वी हैव, ठीक है। देखिए इन टोटल हमारे पास क्या होता है, 9 प्लैनेट नहीं है हमारे पास, प्लैनेट 8 ही है, 8 प्लैनेट ही है हमारे पास, 9 प्लैनेट नहीं है। हालांकि एक सबने नाम सुना होगा, प्लूटो का नाम सुना है सबने, प्लूटो का नाम सुना है क्या सबने? प्लूटो जो है वो एक प्लेनेट हुआ करता था, 2006 तक वो एक प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन अभी क्या कर दिया उसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम कि अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करता हूं तो जैसे यूनिवर्स आपका डेवलप हुआ वैसे ही सोलर सिस्टम भी तो डेवलप हुआ होगा। जैसे यूनिवर्स बना वैसे ही कोई टाइम तो ऐसा रहा होगा ना कि आपका सोलर सिस्टम भी बना होगा। तो डेफिनेटली आपका सोलर सिस्टम जो है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, कैसे सोलर सिस्टम बनता है? तो राइट देयर मुझे पता लगता है कि सोलर सिस्टम जो है आपका एक डस्ट क्लाउड के कोलैप्स होने से बनता है, ठीक है। काफी सारे डस्ट के क्लाउड्स थे, वो एक जगह पे कोलैप्स हुए। वो कोलैप्स इसलिए भी हुए क्योंकि धीरे धीरे उनके अंदर कूलिंग होती चली गई, ठीक है। भाई क्या हुआ, जब बिग बैंग हुआ था तो आपका काफी सारा ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब ब्लास्ट होने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कूलिंग स्टार्ट हुई। कूलिंग स्टार्ट हुई तो काफी सारे जो डस्ट पार्टिकल थे वो एक ही जगह पे आके क्या हो गए, कूल डाउन, ठीक है। और अगर कूल डाउन हुए तो फिर वो क्या कहलाए, आपके डस्ट क्लाउड कहलाए, ठीक है। वो क्या कहलाए फिर आपके डस्ट के क्लाउड कहलाए, और वो डस्ट क्लाउड जैसे जैसे फर्दर कूल होते गए, इंटेंस होते चले गए, और उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, आपका बेसिकली सोलर सिस्टम कहलाया। तो मतलब छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो डेफिनेटली आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ये आपके सोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। और जब वो कन्वर्ट हुए तो मुझे पता लगता है कि वो एक डिस्क शेप में क्या करने लग गए, रिवॉल्व करने लग गए, और एक दूसरे की ग्रेविटी ने वहां पे पुलिंग फोर्स लगाया, और इसकी वजह से आपके वो सेंटर पे घूमने लग गए। जैसे आपको पता होगा, आपने बचपन में किया भी होगा कि आप एक रोप लो, ठीक है ना, आप एक रोप ले लो,
रोप की पत्थर बांध दो एक कोने पे और उसको घुमाना शुरू करो, ठीक है। आपने एक रोप लिया, रोप की कुछ बांधा पत्थर और आपने उसको घुमाना शुरू कर दिया। तो अगर आपने उसको घुमाना शुरू किया तो आपको भी पता है कि जब तक आप एक स्पीड पे उसको घुमाते रहेंगे तब तक वो सर्कल पे घूमता रहेगा। जैसे ही आपने स्पीड को कम किया फिर वो घूमना बंद कर देता है, वो गिर जाता है। ऐसा होता है, इट हैपेंस, होता है नहीं होता? डेफिनेटली ऐसा होता हो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो कोलैप्स हो गया सिस्टम? जी हाँ, होता क्या है कि जब तक एक बैलेंसिंग फोर्स, जिसको कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ लग रहा था, जब तक एक बैलेंसिंग फोर्स लगता रहेगा तब तक वो सर्कल पे घूमता रहेगा। जैसे ही बैलेंसिंग फोर्स खत्म होता है वैसे ही वो घूमना बंद कर देता है। तो राइट हियर मुझे नजर आता है कि आपका स्वेलिंग डिस्क के पास में भी क्या है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन इनके अंदर तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, कोई ऐसी रोप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे नहीं है। तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम उस टाइम पे जो रोप कर रही थी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? बताइए, हु विल डू दैट? देखो यहाँ पे, इधर देखो, जो आपका प्लेनेट था यहाँ पे, आई थिंक व्हाइट पेन इज मोर अप्रोप्रिएट, है ना, एट दिस ब्लैक बोर्ड। जो आपका एक सन है, सन के सराउंडिंग में प्लेनेट है। जो ये प्लेनेट है, इन दोनों में ही मास है, इसमें भी कुछ मास है और इसमें भी कुछ मास है, ठीक है। तो अगर इनमें मास है तो डेफिनेट सी बात है, अगर इनके अंदर बीच में मास है तो मुझे क्या पता लगता है, ये अगर मास है तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इजंट इट? एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना। और अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसी को ग्रेविटेशन बोला हमने। वही ग्रेविटेशन इनके लिए क्या करता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जो सेंटर पे इनको क्या करता है, मेंटेन करता है। सो राइट हियर मुझे पता लगता है कि राइट हियर एट दिस पॉइंट जो ग्रेविटी है वो इस मटेरियल को क्या करती है, एक जगह पे मेंटेन करती है। जो ग्रेविटी है वही इसको क्या करती है, एक सेंटर की टुवर्ड्स पुल करती है और वहां पे उसको मेंटेन रखती है। और जब अगर वो मेंटेन रखेगी तो डेफिनेट सी बात है वो किसी कॉम्बिनेशन के अंदर घूमते रहे। मुझे पता लगता है कि जो कॉम्बिनेशन शुरू हुआ था ना, जैसे डस्ट पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल, ये सब कंबाइन होना शुरू हुए थे, तो सन का जो अपीयरेंस नजर आता है वो हाइड्रोजन और हीलियम एटम के कॉम्बिनेशन से नजर आता है। हाइड्रोजन एटम्स वो कंबाइन होना शुरू हुए और कंबाइन होकर क्या बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, हीलियम एटम्स बनाना शुरू कर दिया। और जब काफी सारे हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं तो मुझे पता लगता है बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना है क्या? हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना है? हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी एक्जैक्टली हाइड्रोजन को बर्न करके उससे एनर्जी निकाली जाती है। इसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी होती है, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तो राइट हियर मुझे पता लगता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, हीलियम बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी होती है जो सन की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में अर्थ पे पहुंचती है, ठीक है। यही वो एनर्जी होती है जो सनलाइट की फॉर्म में क्या करती है, आपकी अर्थ पे पहुंचती है, ठीक है। यही एनर्जी आपकी सनलाइट की फॉर्म में अर्थ पे पहुंच जाती है। तो मुझे पता लगता है कि अगर एनर्जी इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या सारे प्लेनेट, जो भी सराउंडिंग में प्लेनेट है, सिर्फ अर्थ नहीं, सभी प्लेनेट, उनको सनलाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो सही। जो पास है उसको ज्यादा मिल जाएगी, जो थोड़े दूर है उनको कम मिल जाएगी, इजंट इट? यही होगा ना, जो आपके पास में है उनको कुछ ज्यादा मिल जाएगी और जो आपके प्लेनेट दूर हैं उनको थोड़ी सी कम सनलाइट मिल जाएगी, बट मिलेगी डेफिनेटली। अमाउंट वेरी करता है। तो राइट हियर मुझे पता लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ट्रमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है जो कि सन की फॉर्मेशन के अंदर यूज हो जाती है। और जो आपका सारा मटेरियल सन की फॉर्मेशन में लग गया तो कुछ तो मटेरियल बचा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारा ही फॉर्मेशन सन से बन गया, सारा ही मटेरियल सन बन गया, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचा उससे ही आपके प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट, आपका मून की फॉर्मेशन, ये सब रिमेनिंग मटेरियल से होना शुरू हो गया। तो जो आपका डस्ट क्लाउड था जिसको कि कंबाइन करके सन बना था, वैसे ही क्या हो गया, अदर पार्टिकल्स भी, अदर प्लैनेट्स भी बनना शुरू हो गए, ठीक है। प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, मून, ये सब बनना शुरू हो गए। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? उसको थोड़ी देर में हम जानेंगे कि प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से आपके प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट डेवलप होते हैं, ठीक है। वो थोड़े से टाइम के अंदर, आने वाली 5-10 मिनट के अंदर जानने की कोशिश करें, ठीक है। सो राइट हियर मुझे नजर आता है, पहले प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट एक्जेक्टली द प्लैनेट इज। तो बताइए, आप बताइए कि क्या होता है प्लैनेट, क्या होता है? व्हाट इज अ प्लैनेट? क्या होता है एक प्लैनेट? व्हाट इज अ प्लैनेट? ओके, एक रॉकी बॉडी, एक सेलेस्टियल बॉडी। तो क्या हर एक सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करता है वो प्लैनेट कहलाता है? ओके, प्लैनेट, एक कमेंट आता है कि एक आपका कहना कि प्लैनेट इज वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं वो प्लैनेट कहलाता है, ऐसा है क्या? या डेफिनेटली अर्थ इज ए प्लैनेट? ओके, ठीक। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि कोशिश करते हैं जानने की एक्जैक्टली किसी बॉडी को, वो यूनिवर्स के अंदर तो काफी सारी बॉडीज है ना, उनमें से प्लैनेट किसको बोलते हैं? ओके, डोंट हैव देयर ओन लाइट। क्या जो बॉडी हमारे पास जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती वो सब प्लैनेट होंगी? फिर देयर आर 3 कंडीशंस। ओके, कौन सी कंडीशन है भाई? तीन कंडीशन बताई जा रही है। कौन सी कंडीशन थी? जो स्टार में राउंड करते हो, ओके, जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द स्टार, ये भी कमेंट आ, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द स्टार वो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास प्लैनेट है क्या चीज, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे पास प्लैनेट क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो राइट हियर मुझे पता लगता है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो स्पेस के अंदर है और वो मूव करती है एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में किसी स्टार के सराउंडिंग में, ठीक है। एक स्टार है, उसके सराउंडिंग में एक सेलेस्टियल बॉडी क्या करती है, रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मोशन से वो प्लैनेट नहीं बन जाती, ठीक। सिर्फ मोशन से वो प्लैनेट नहीं बन जाती, ठीक है। वो सिर्फ एक मोशन से ही प्लैनेट नहीं बनती, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो कि
उसके अराउंड में, किसी आपके स्टार के अराउंड में, प्लेनेट के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मोशन से नहीं, बट हाँ स्टिल अगर बेसिक कंडीशन के बारे में बात करूं तो एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो प्लेनेट कहलाती है। लेकिन हमारे पास एक बॉडी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, ये बॉडी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक बॉडी है हमारे पास। और वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बॉडी क्या करती है आपका? वो बेसिकली 3 कंडीशन एस्टैब्लिश करती है। वो 3 कंडीशन देती है जिसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि ये बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक बॉडी वो स्टार तब कहलाएगी, सॉरी प्लेनेट तब कहलाएगी जब वो इन कंडीशन को फुलफिल करेगी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी का जो वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसी बॉडी जो स्पेस में है, स्पेस के अंदर है, उसके सराउंडिंग में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है? मुझे पता लगता है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पास 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, मेरे इसके बारे में बात करती हैं कि इस सर्कमस्टांस के अंदर कैसे कोई सिस्टम प्लेनेट कहलाएगा। पहली चीज वो क्या करे, अपने स्टार, जैसे अपना सन स्टार है, सन हमारे यहाँ पे एक स्टार है, तो सन के अराउंड क्या करे, ऑर्बिट करे। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि वो अपने स्टार के सराउंडिंग क्या करे, मोशन करे, रिवॉल्व करे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी? अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करे, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन यह होती है कि इसका एक सफिशिएंट मास होना चाहिए। कितना मास हो सफिशिएंट? इतना मास हो कि अपनी राउंड इन शेप हो। तो क्या ये हमेशा जरूरी होता है कि जिस बॉडी का मास बढ़ता है तो राउंड इन शेप हो जाती है? बताइए। आईएयू बता रहे हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये बॉडी है हमारे पास जो कि ये डिसाइड करती है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जी, वो बात करेंगे, अभी आएंगे यार, ये क्यूपियर बेल्ट क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, इसके ऊपर अभी आएंगे। ठीक है, अभी तो हम प्लेनेट के बारे में धीरे धीरे जूम इन करेंगे ना चीजों को। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है यार, जब आपका कोई भी बॉडी, ठीक है ना, उसका मास बढ़ता है तो फिर क्या होता है? तो फिर होता है कि वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। जैसे कि जब मोटापा बढ़ता है ना, तो ये भी स्फेरिकली शेप लेता है। ठीक है, ये कोई ऐसा कभी देखा, कभी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पेट निकल गया हो किसी? नहीं, क्यों नहीं देखा? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये जो टमी है ना, टमी, ये अपनी मिनिमम सरफेस टेंशन रखना चाहता है। बट टेंशन तो है ही नहीं। ठीक है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। टेंशन नहीं लेना है मतलब सरफेस टेंशन मिनिमम रखना है। अभी सरफेस टेंशन क्या होती है पहले उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे, देखो मान लो मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी मैसिव पार्टिकल आपका सर्कुलर हो। ठीक है, मैं ही मानता हूं। मान लो ये फ्लैट है, इस टाइप का है, मैसिव पार्टिकल ऐसा है तो अगर मैं किसी सरफेस पे इसको रखूंगा तो मुझे ऐसा पता लग रहा है कि इसका मैक्सिमम इंटरेक्शन काफी बड़ा सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, नीचे वाले सरफेस से। जितनी ज्यादा इंटरेक्शन उतने ज्यादा इंबैलेंसेस। जैसे आप में से कुछ लोगों को तो पता क्या प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप में से कुछ कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि पढ़ाई नहीं होती। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती, कभी उसका फोन, कभी इसका फोन, कभी वो आ जाता है, मेरा बर्थडे ऐसा होता है। तो मतलब क्या हुआ? ये है सरफेस टेंशन। जिसका जितना बड़ा एरिया उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा। ठीक है, तो मतलब जिसका जितना बड़ा एरिया उसकी उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा। तो इसीलिए अगर ये स्फेरिकल होता है, अगर ये सर्कुलर शेप में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम सरफेस एरिया इसका टच होता है, मिनिमम। तो मिनिमम सरफेस टेंशन भी रहता है, मिनिमम सरफेस टेंशन भी रहता है। तो राइट देयर मुझे पता लगता है कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस के ऊपर जो टेंशन है, मतलब सरफेस पे जो फोर्स है, और फेस नहीं, सरफेस, सरफेस बोल रहा हूं मैं, SURFAC, सरफेस, वो क्या होगा? जहां पे जितना इसके कांटेक्ट होगा ना, उतना ही आपका क्या होगा? सरफेस टेंशन बढ़ता है। तो इसलिए चाहते हैं हम कि पूरी बॉडी क्या हो आपकी? स्फेरिकल इन नेचर। कंप्लीट बॉडी क्या होना चाहिए? स्फेरिकल इन नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेट अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगी? सफिशिएंट ट्राई करेगी कि राउंड हो जाए वो। ठीक है, सर्कुलर हो जाए। अब एक चीज और आती है, वो क्या होता है कि जो आपकी जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो आपकी प्लेनेटरी बॉडी है, वो प्लेनेट तभी कहलाएगी जब उसने जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है, जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है, वो क्या हो आपका? वो क्लियर होना चाहिए। अपने डेब्रिस जो है, कचरा जो है, जैसे कि यहां देखो, इस डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा है कि जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इसके बाद में एक बेल्ट नजर आ रही है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स। फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, उसके बाद में एक और बेल्ट नजर आ रही है, क्यूपियर बेल्ट, वहां भी छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो मुझे क्या पता लगता है यहाँ पे, ये जो प्लैनेट्स हैं, इन्होंने क्या किया? इसमें भी छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन ये जैसे मूव करते गए, बहुत सारा रोटेशन होता गया, रिवोल्यूशन होता गया, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपने अंदर समा लिया। ठीक है, उसके अंदर जुड़ गए सारे पार्टिकल। सारे पार्टिकल जब वहां पे आते चले गए, क्योंकि इनका ग्रेविटेशन फोर्स क्या था? काफी स्ट्रॉन्ग था। ग्रेविटेशन फोर्स क्या था? काफी स्ट्रॉन्ग था। अब स्ट्रॉन्ग था तो उसने सबको क्या कर लिया? अपने अंदर मर्ज कर लिया। अब जब सारे पार्टिकल को मर्ज किया तो क्या हुआ? उसका जो पाथ था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, पाथ क्या हो गया? क्लियर हो गया। पाथ अगर क्लियर हो गया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हम प्लेनेट का दर्जा दे सकते हैं। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, बार बार, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि सर 8 प्लेनेट, कुछ ने बोला कि आपका 9 प्लेनेट। तो जो लोग 9 प्लेनेट बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वो प्लूटो को 9th प्लेनेट बताना चाह रहे थे। प्लूटो को ही बताना चाह रहे थे ना आप लोग 9th प्लेनेट, नहीं क्या? डेफिनेटली अगर प्लूटो को बताना चाह रहे थे तो मतलब ये हुआ कि प्लूटो जो है अभी तो नहीं है, प्लेनेट तो नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया प्लूटो नहीं है। एग्जैक्टली प्लूटो क्यों नहीं है? क्योंकि प्लूटो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, उस ऑर्बिट के अंदर कोई डेब्रिस नहीं है। प्लूटो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है
उस ऑर्बिट में अगर कोई डेब्रिस नहीं होता, कोई कचरा नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल नहीं होते, तो डेफिनेटली प्लेनेट होता। लेकिन यहाँ तो देखो, प्लूटो यहाँ होगा तो प्लूटो के बीच में काफी सारे डेब्रिस नजर आते हैं, है उनके पास में डेब्रिस। तो अगर डेब्रिस है तो प्लूटो क्लियर नहीं कर पाया, और क्लियर नहीं कर पाया तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये कहता है कि प्लूटो को हम प्लेनेट का दर्जा नहीं दे सकते, उसको प्लेनेट का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, गेटिंग इट? तो ये चीज आपको समझ आ, थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया क्या? देखो थर्ड पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है, पहले तीनों पॉइंट दोबारा बता देता हूं मैं। ठीक है, तीनों ही पॉइंट दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां देखो, पहली तो चीज कि कोई भी स्टार होगा वो फिक्स स्टार है, उसके सराउंडिंग में उसका मोशन हो। ठीक है, तो मतलब ऑर्बिट अराउंड द सन। सेकंड चीज, सेकंड मुझे यहां पे नजर आता है कि सफिशिएंट मास होना चाहिए ताकि वो राउंड हो। ठीक है, क्योंकि जितना मास बढ़ता जाएगा उतनी इंटरेक्शन भी बढ़ती है, इसलिए कोशिश की जाती है कि वो क्या हो, आपका राउंडिंग शेप हो। ठीक है, वो राउंडिंग शेप हो। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि भाई अगर ज्यादा मास होगा उसका, इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है तो वो क्या कर ले, जो रिमेनिंग सब पॉइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगा। रिमेनिंग जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, उनको क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और एक प्लेनेट बना ले। ठीक है, सबको एक ही प्लेनेट के अंदर रखे, उसका पूरा पाथ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्लेनेट कहलाएगा, अदरवाइज वो प्लेनेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस। गेटिंग इट? ओके, चलिए अब मुझे क्या नजर आता है, प्लेनेट जो है आपके, जो आपके प्लेनेट है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक प्लेनेट ऐसा होता है जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होता है, एक प्लेनेट होता है जो जोवियन प्लेनेट होता है। ठीक है, एक प्लेनेट ऐसा होता है जिसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से जानते हैं, और एक प्लेनेट ऐसा होता है जिसको कि जोवियन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या होता है और जोवियन प्लेनेट जो है वो क्या होता है। किसी को आइडिया है? बताइए, टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं और जोवियन प्लेनेट क्या होते हैं, कोई आइडिया? देखो, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लेनेट जो अर्थ लाइक है, मतलब अर्थ जैसे दिखते हैं, ऐसे प्लेनेट्स जो कि अर्थ की तरह दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं। ऐसे प्लेनेट जो जुपिटर की तरह दिखते हैं, ऐसे प्लेनेट्स जो जुपिटर की तरह दिखते हैं वो जोवियन प्लेनेट कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेनेट है जो अर्थ की तरह दिखते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जुपिटर की तरह दिखते हैं वो जोवियन प्लेनेट कहलाते हैं। अब सवाल आता है कि सर अर्थ कैसा दिखता है फिर, ये तो बताइए। अर्थ दिखता कैसा है, सॉलिड है ना? अर्थ कैसा दिखता है, डेफिनेटली सॉलिड है, रॉकी सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ऐसा दिखता है। और जुपिटर कैसा दिखता है, जुपिटर कैसा दिखता है, गैस, एक लार्ज गैसियस पार्टिकल की तरह जुपिटर नजर आता है। तो बस यही चीजें मुझे टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लेनेट के अंदर भी नजर आती है। तो मुझे पता लगता है कि पहले जो प्लेनेट है आपके, जो पहला प्लेनेट है आपका, यहां पे देखेंगे हम फर्स्ट प्लेनेट का। ठीक है, मान लो ये यहां पे सन है आपका। ठीक है, पेन मस्ट बी व्हाइट, ये सन है आपका। सन के बाद बताइए प्लेनेट हमारे कैसे कैसे अरेंज है, बताओ। फर्स्ट प्लेनेट का नाम कौन सा है, फर्स्ट प्लेनेट मरकरी। ठीक है, उसके बाद मरकरी के बाद में वीनस, फिर अर्थ, फिर बताइए अर्थ के बाद में मार्स, फिर जुपिटर, फिर जुपिटर के बाद में यूरेनस या नेपच्यून या सैटर्न, क्या है बताइए। फर्स्ट आपने बताया मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर। नेक्स्ट बताइए, सैटर्न। ओके, नेक्स्ट बताइए, यूरेनस। ठीक है, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहां पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, नेपच्यून। तो एक चीज बताइए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, ये जो प्लेनेट है ये वाला है, ये वाला, ये वाला, आपको नहीं लगता है जो पास में प्लेनेट है इन सबको ज्यादा सनलाइट मिलती होगी, यस और नो? जो पास में है मेरे पास उनको ज्यादा सनलाइट मिलती होगी, और जो मेरे पास दूर है, ठीक है, एक डिवीजन में रख लेता हूं, यहां पे आपका डिवीजन में रख देता हूं एक, कि एक डिवीजन रख दिया मैंने, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स रख के, और एक ही मैंने डिवीजन रख दिया। तो ये पहले सारे प्लेनेट जो है, फोर्थ प्लेनेट जो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, फोर्थ प्लेनेट, यहां तक ज्यादा सनलाइट होगी, यस और नो? ओके, तो अगर ज्यादा सनलाइट होगी तो मेरे अकॉर्डिंग ये कैसे होने चाहिए, सॉलिड या गैस? सनलाइट ज्यादा है, सॉलिड। बट यार ज्यादा सनलाइट से तो वार्मिंग होती है, और वार्मिंग होती है तो गैस होना चाहिए ना इनको, तो नहीं क्या, यस और नो? नो नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपको तो पता है कि हाँ सॉलिड है, अगर आपको पता है तो आप कह रहे हो, लेकिन जेन्युइनली तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि ये सनलाइट ज्यादा रिसीव कर रहे हैं तो ये सब गैसियस होना चाहिए। जेन्युइनली तो यही होना चाहिए कि यार ये सन है, सन से ज्यादा सनलाइट आ रही है, दे मस्ट बी गैसियस। बट ऐसा है नहीं, ये तो सॉलिड है। और जो पार्टिकल इसके बाद आ रहे हैं, जो पार्टिकल इनके बाद आ रहे हैं, जो प्लैनेट सारे इनके बाद आ रहे हैं, वो सारे क्या हैं, वो गैस है, वो सारे मटेरियल क्या है, गैस है। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, सवाल है कि ऐसा क्यों है।
व्हाई इट इज सो? मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि सन के बाद में जो आपके मटेरियल हैं उनको तो सनलाइट मिल ही नहीं रही, जो दूर है उनको तो सनलाइट मिल नहीं रही, वो तो सॉलिड हो जाने चाहिए, ठंडे होकर सॉलिड हो जाएंगे। इजंट इट? ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? ओके, देखो क्या होता है एक्चुअली। यहां पे जो आपके गैसेस पार्टिकल थे, यहां पे इस प्लेस पे, उनको सोलर विंड्स आई और उन्होंने क्या कर दिया, गैसेस को हटा दिया, लेकिन वो इन्फ्लुएंस यहां तक नहीं पहुंच पाया। और अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो वो बच गए गैसियस इन नेचर, और ये पार्टिकल हो गए आपके, प्लेनेट हो गए सॉलिड इन नेचर। ठीक है, ये प्लेनेट हुए सॉलिड इन नेचर और वो प्लेनेट क्या हो गए, गैसियस इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला जो आपका पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट, उसके पास में क्या होता है, सनलाइट 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 सनलाइट। तो यहां जो गैसेस थी ना वो इवेपोरेट हो जाती है। आप किसी चीज को गर्म करते हो, दूध को गर्म किया है, ठीक है, मिल्क बॉईल करना शुरू किया आपने, ठीक है, देखो मिल्क आपने बॉईल करना शुरू किया, तो कितनी बार इस बात पे जूते पड़े हैं आपको कि ध्यान रखना दूध निकल ना जाए, लेकिन वो निकल गया। ठीक? मेरे ख्याल से जब भी ये काम दिया जाता है, दिस ऑलवेज हैपेंस इन द सेम वे। और अचानक से ऐसा होता है कि पूरा ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, बट जब वो निकलना होता है तभी ध्यान भटक जाता है। जेन्युइन प्रॉब्लम है ना? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये बताओ मेरे को कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो मिल्क बाहर क्यों निकलता है? अब गर्म होके वहीं रहे यार, क्या दिक्कत कहां है? लेकिन हमारे सर पे तलवार लटकाने वाली बात है कि उसको बाहर निकलना होता है। अब बाहर बताओ क्या बट रहा है ऐसा? देखो सिंपल सा नेचर का रूल है कि जब भी चीज गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, तो पता है ना सबको, गर्म चीज हल्की होती है, हल्की चीज ऊपर की तरफ उठती है। तो यही चीज यहां भी तो होगी ना, जो गैसेस यहां थी आपको नहीं लगता कि वो गर्म हो गई होंगी और वो हल्की हो गई होंगी? हॉट एयर बैलून पता है, हॉट एयर बैलून सुना है? उसमें बैठ के लोग क्या करते हैं, ऊपर घूमने जाते हैं, आसमान में लेके जाता है उसको। क्यों लेके जाता है, कैसे लेके जाता है? क्योंकि वो क्या है, गैस क्या है, गर्म है, हल्की है, तो क्या होगा, ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे भी ऐसा सिचुएशन कुछ नजर आती है, बट ये जो दूर है उनके पास में क्या होगा, ऐसी वार्मिंग हुई नहीं, उनकी गैसेस कहीं जाएंगी तो गैसियस मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा आपके, गैसियस मटेरियल। ठीक है, ओके। सो राइट, मुझे पता लगता है कि ऐसा सिचुएशन जो है मुझे नजर आ जाती है, तो मुझे पता लगता है इनर प्लेनेट जो है, जो अंदर की तरफ प्लेनेट थे, वो क्या थे आपके, हैवी थे और डेंस भी थे। ठीक है ना, हैवी थे, डेंस थे और क्या था आपका, सॉलिड थे। तो हम बात कर रहे थे इनर प्लैनेट्स के बारे में। इनर मतलब समथिंग इज इनसाइड, ठीक है, कुछ इनर प्लैनेट का मतलब होगा समथिंग इज इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग इज इनसाइड? देखो यहाँ पे इनर प्लैनेट का मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देयर इफ यू विल लुक अपॉन, अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले 4 प्लैनेट, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, पहले 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और जो मार्स है, ये प्लैनेट जो होते हैं ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट, और ये होते हैं सॉलिड। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड इन नेचर, ये होते हैं आपके सॉलिड इन नेचर। इसके बाद जो प्लैनेट कहलाते हैं वो होते हैं आउटर प्लैनेट, ये होते हैं गैसियस इन नेचर, गैस नेचर होगा इसका। ठीक, तो राइट मुझे क्या पता लगता है, और इनके बीच का डिवीजन, अब इनर और आउटर के लिए कोई डिवीजन तो होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, इनर और आउटर के लिए क्या होगा भाई, ये बाहर की तरफ है, दैट इज अवे फ्रॉम द सिस्टम, तो वो क्या हो गया आपका आउटर, और ये हो गया इनर, और इसके बीच में होती है एक एस्टेरॉयड बेल्ट। अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, तो आपको पता होगा, जैसे आपने हम जब डिस्कस कर रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ, कैसे आपके यूनिवर्स डेवलप हुआ, कैसे आपके प्लैनेट डेवलप हुए, तो हमने देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो गैसेस पार्टिकल थे वो सब कंबाइन हुए, हाइड्रोजन पार्टिकल का कॉम्बिनेशन बना, और जिससे आपका क्या बन गया, सन बना। और जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल थे उनके आपके अटैचमेंट से क्या बन गए थे, आपके प्लैनेट बने थे। यही प्रोसेस देखा हमने। तो डेब्रिस जो बच गया था, जो आपका वेस्ट मटेरियल बच गया था, वो क्या बन गया था आपका, डेफिनेटली प्लैनेट बना। लेकिन क्या प्लैनेट के अंदर सारा डेब्रिस चला गया होगा, इसके बाद कोई डेब्रिस नहीं बचा होगा, बचा तो होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपके कुछ प्लैनेट थे जो इनर साइड पे देखने को मिले, जैसे कि आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जो डेब्रिस बचा था वो डेब्रिस आपका इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर सिचुएट हुआ। उसके बाद जो आपके प्लैनेट्स हैं, दैट इज जुपिटर है, आपका सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये वाला पार्ट जो है वो आपके आउटर प्लैनेट कहलाए, और क्योंकि दे आर अवे फ्रॉम द सन, वो गैसियस नेचर में भी है। ठीक है, हाँ, अब एक और चीज, जो आपका डेब्रिस है ना, वो सिर्फ जुपिटर इसमें एस्टेरॉयड बेल्ट में ही नहीं है, वो आपके क्यूपियर बेल्ट के अंदर भी है। तो क्यूपियर बेल्ट और आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, दीज बोथ आर सम ऑफ द डेब्रिस बेल्ट। और अगर मैं आपको बता दूं तो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, प्लूटो की, वो प्लूटो का जो ऑर्बिट होता है ना, वो ऑर्बिट आपके क्यूपियर बेल्ट से पास होता है। अब आप सोच सकते हैं क्यूपियर बेल्ट में तो काफी सारे डेब्रिस हैं, तो आपको याद है ना वो थर्ड कंडीशन याद है, प्लूटो इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम का पार्ट है, प्लैनेट नहीं है वो, प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है वो। ठीक है ना, और थोड़ा सा देखो एक और चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, जो ये पार्ट है ना अभी जो देख रहे हैं हम, दिस पार्ट से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर बहुत कम आते हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अभी क्या होगा, धीरे धीरे ये चीजें हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, फिर हम सबकी डीप एनालिसिस करेंगे, जैसे अर्थ के अंदर डेवलपमेंट है, दे आर वेरी लॉजिकल एंड इवन इक्वली इंटरेस्टिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट, चीजें जो है वो आपको मजा आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे बात की थी
कि आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स वो हमारे पास इनर प्लेनेट होंगे। फिर आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, देन आफ्टर आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और उसके बाद में क्यूपियर बेल्ट है जिसके अंदर की प्लूटो आता है। तो राइट देन मुझे पता लगता है कि इनर प्लेनेट के अंदर क्या होता है, डेंस है, ठीक है, रॉकी है, कंपोजिशन के अंदर क्या है, रॉकी। अब मुझे पता लगता है कि जो इनर प्लेनेट है उनके अंदर मेनली या तो मेटल्स होते हैं या क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, या तो क्या होगा, मेटल होगा या फिर क्या होगा, सिलिकेट होगा, ठीक है, सिलिकेट होगा या फिर मेटल्स होगा, जिससे आपके क्या बनते हैं, बेसिकली आपका प्लेनेट बनता है। सिलिकेट मतलब सिलिका से बना होता है, ठीक है, इट इज अ एलिमेंट, ये एक एलिमेंट होता है सिलिका, ठीक है, या फिर कोई मेटल होंगे, जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल हो सकता है, आयरन एक मेटल हो सकता है, इस टाइप की चीजों से वो बने होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपके इनर प्लेनेट है, ठीक है ना, उनमें से जो आपका पहला प्लेनेट है कौन सा है, फर्स्ट प्लेनेट बताइए कौन सा है, पहला प्लेनेट कौन सा है, मरकरी। मरकरी के पास में अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, मरकरी पहला प्लेनेट है और मरकरी के पास में इट डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर, इसके पास में अपना कोई वायुमंडल जो है वो नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वीनस, अर्थ और मार्स की, वीनस, अर्थ और मार्स इनके पास में अपना प्लेनेट होता है और अपना एटमॉस्फेयर होता है। अब एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर सिर्फ ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हमारी सांसें चलती हैं, इतना ही रोल नहीं है। आपको पता होगा कि बाकी जो है इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपकी रेनफॉल होना, आपकी अर्थ का मॉडरेट टेम्परेचर बनना, इवन आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेज के अंदर है, उसमें भी आपके एटमॉस्फेयर का रोल होता है। तो आने वाले टाइम पे हम एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में बात करेंगे, हम क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे, क्लाउड को देखेंगे, क्लाउड की कैसी टाइप है, इवन हम इतना एक्सपर्टाइज वे से उसको देखेंगे। इवन आप आने वाले टाइम में जब दोबारा से मॉनसून सीजन आएगा ना, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये वाला क्लाउड जो है वो रेनफॉल करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, रेनफॉल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर हम फोकस करें। तो राइट है, मुझे पता लगता है मरकरी वाला जो पार्ट है, मरकरी जो है इसके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, बाकी वीनस, अर्थ और मार्स इन सब के पास में अपने क्या है, एटमॉस्फेयर जो है मुझे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब मरकरी और वीनस जो है उनको क्या बोलते हैं, इंफीरियर प्लेनेट, ठीक है, और जो रिमेनिंग टू प्लेनेट हैं उनको क्या बोलते हैं, सुपीरियर। अब वैसे देखो इंफीरियर और सुपीरियर जो वर्ड होते हैं वो तो वैसे क्या मतलब होता है, इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड का मतलब सिंपल सा ऐसे होता है कि भाई कुछ ऐसा जो कुछ अच्छा काम करता है वो सुपीरियर कहलाता है, जो कुछ ऐसा काम करता है वो इंफीरियर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक डिवीजन के लिए किया गया कि पहले दो को इंफीरियर की कैटेगरी में डाला, सुपीरियर की कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि इनके पास में कोई इंफीरियरिटी है और उनके पास में रियल में ही कोई सुपीरियरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको पता है भी इनर है तो आउटर प्लेनेट भी है। आउटर प्लेनेट में क्या है, आपका जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और एक ड्वार्फ प्लेनेट भी आपका देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम प्लूटो, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम प्लूटो बोलते हैं। और अब आपको पता भी लग गया कि उसको हमने ड्वार्फ प्लेनेट क्यों बोला, क्योंकि कारण सिंपल है, वो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा था, वो पाथ उसका क्लियर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं। सिंपल है, ओके। अब मुझे क्या पता लगता है कि अगर मैं कलेक्टिवली अगर बात करता हूं इन प्लेनेट की, तो कलेक्टिवली दे मेक अप 99% ऑफ द मास, 99% ऑफ द मास को क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आउटर प्लेनेट का अगर मैं बात करूं तो आउटर प्लेनेट का मास जो है वो ज्यादा है, ठीक है, आउटर प्लेनेट का मास क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ठीक, किसके लिए ज्यादा है, सिंपल सी बात है, देखो आउटर प्लेनेट का साइज वैसे भी ज्यादा है, तो साइज ज्यादा ऑटोमेटिक सी बात है, मास भी उसका काफी ज्यादा होगा। तो मुझे पता लगता है आउटर प्लेनेट आर कंपोजिंग मोर मास इन कंपैरिजन टू इनर प्लेनेट। और अगर कंपोजिशन की बात करता हूं तो जैसे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, सिलिकेट थे, मेटल थे, इन द सिमिलर वे अगर यहाँ पे आता हूं तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लेकिन जो सॉलिड सरफेस है उसमें ये काफी लैक करते हैं, ठीक है, सॉलिड सरफेस में ये लैक करते हैं, राइट, ओके। अब एक चीज मुझे नजर आती है, जो हम बेल्ट देख रहे थे कि बीच में एक बेल्ट थी, एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो किसके किसी बीच में है, बताइए कौन से दो प्लेनेट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, कौन से दो प्लेनेट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। चलो वापस से रिदम पे आते हैं कि हमारे पास दो प्लेनेट थे जिसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिली थी, एंड दैट इज अमेजिंग कि आप लोगों का अच्छे से ध्यान है, ठीक है ना, आप लोगों का ध्यान था इसके ऊपर कि किन दो प्लेनेट के बीच में आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, बताइए बताइए कौन सी दो प्लेनेट है जिसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, यस, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो डेफिनेटली मुझे क्या पता लगता है, जो रेमिनेंट पार्टिकल है ना, जो बचा हुआ मटेरियल है, ठीक है, रेमिनेंट जो आपके प्लेनेटरी फॉर्मेशन है वो किसमें आते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं। जो बचा हुआ मटेरियल है वो किसमें आ रहा है, आपका मार्स और जुपिटर के बीच में आ रहा है। अब मार्स और जुपिटर के बीच में जब एस्टैब्लिश होता है तो क्या होगा, आपका एक सिंपल सी बात है, ये आपके क्या कहलाएंगे, वो पूरे क्या कहलाते हैं, इससे ही आपके एस्टेरॉइड वगैरह बनते हैं, ठीक है। जो एस्टेरॉइड है, जो मतलब आपके काफी बार हम देखते हैं मीटोराइट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, काफी बार देखा होगा, कई बार हमने सुना, जैसे लोनार लेक के बारे में सुना है क्या आपने, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, पता है कैसे बनी थी ये लेक, कैसे बनी थी ये लेक, कुछ आइडिया। हाँ देखो होता क्या है कि कई बार ना कुछ ऐसी बॉडीज, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस से अर्थ की तरफ आ जाते हैं, सुना होगा ना, कॉमेट्स वगैरह सुना है, हाँ, तो कुछ ऐसे वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, हम बात करेंगे उनके ऊपर कि हालांकि कौन से मटेरियल होते हैं, कैसे कैसे आते हैं, मीटोराइट्स वगैरह होते हैं, मीटोराइट्स होता है, ठीक है ना, बट हाँ कुछ मैं ये कह सकता हूं कुछ स्पेस से पार्टिकल हमारी तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ, अगर उनका बहुत बड़ा साइज है ना तो अर्थ के सरफेस पे भी पहुंच जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं अगर इतनी ऊंचाई से कोई चीज आएगी, ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होते हुए आएगी तो स्पीड तो काफी ज्यादा होगी, तो जहां पे वो टकराई वहां पे क्या बन जाती है, लेक बन जाती है, ठीक है ना, वहां पे क्या बनती है, लेक। तो इसका एक एग्जांपल है ये। तो मुझे यहाँ पे पता लगता है जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो क्या करती है, मीटोराइट्स क्रिएट करती है, वो मीटोराइट्स होते हैं जो आते हैं आपके पास, ठीक है। और ये क्या होती है, जैसे कि आपका एक कंटिन्यूअस मोशन होता है ना प्लेनेट का, एक सर्कुलेटरी मोशन जैसे प्लेनेट का होता है, वैसे ही उस पूरे सर्कुलेटरी मोशन के अंदर आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट भी नजर आती है। अब देखो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्लेनेट के कंपैरिजन तो पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा पार्टिकल होगा वहां पे, कोई तो ऐसा सब्सटेंस होगा वहां पे जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, है ना, कोई तो ऐसा पार्टिकल होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो उसका नाम क्या है, दैट इज जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बॉडी है वो होता है सिरस, ठीक,
दैट इज सिरस, जो सबसे लार्जेस्ट है वहां पे, ठीक है। बट स्टिल हम उसको प्लेनेट नहीं बोलेंगे, इतना लार्ज नहीं है और अपने क्या कर पाया, अपने ऑर्बिट को भी क्लियर नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली हम उसको प्लेनेट का स्टेटस नहीं देंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या पता लगता है, जो आपके एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, वो भी रॉकी है और मेटेलिक मिनरल से बने हुए होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, रॉकी नेचर है और अपने मेटेलिक मिनरल से बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा क्यूपियर बेल्ट था, ठीक है। राइट हियर आप ये देख सकते हैं इस फिगर के अंदर क्यूपियर बेल्ट, ठीक है, जिसके अंदर की जो प्लूटो ऑर्बिट करता है, तो प्लूटो का ऑर्बिट इसी के अंदर आता है। प्लूटो जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो प्लूटो क्यूपियर बेल्ट के अंदर से ही पास आउट होता है, ठीक है। तो राइट हियर आपको पता लगता है ये भी एक सिमिलर रिंग है जैसे कि आपका एस्टेरॉयड बेल्ट था, ठीक है। ये भी क्या है, आपका क्यूपियर भी एक सिमिलर रिंग है जैसे आपका एस्टेरॉयड बेल्ट था, लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, वहां पे तो क्या थे, मेटेलिक पार्टिकल थे, सिलिकेट्स थे, लेकिन क्यूपियर बेल्ट जो है उसके पास में क्या है, उसके पास में आपको देखने को मिलता है आइस क्रिस्टल्स, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है सन से काफी दूर है तो फ्रीज होना नेचुरल है, नहीं अगर सन से दूर है तो डेफिनेट सी बात है तो फ्रीज होना तो नेचुरल है, और नेचुरल है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाँ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आई गेट टू नो कि मेरे पास क्या होता है, टोटली फ्रीज सिस्टम नजर आता है। दैट्स व्हाई काफी सारे फ्रीज पार्टिकल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मुझे मिल जाते हैं। मेनली यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी तो आइस पार्टिकल्स ही होते हैं, और ये क्या है, अराउंड 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कितना है, सन से अवे। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है, एयू क्या होता है, व्हाट इज एयू, मीटरोइड पे अभी आऊंगा, मैं बताऊंगा अभी आपको मीटरोइड्स क्या है। ये क्या होता है, डिस्टेंस मेजर करने, जैसे हम किलोमीटर में, सेंटीमीटर में ऐसे मेजर करते हैं ना डिस्टेंस को, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर भी मेजर करते हैं। और 1 एयू कितने के बराबर होता है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे 30 to 50 मिलियन किलोमीटर। और यहाँ पे अगर लार्जेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो वो क्या आपका प्लूटो जो है वो लार्जेस्ट बेसिकली बॉडी, अगर क्यूपियर बेल्ट में बात करते हैं तो प्लूटो जो लार्जेस्ट बॉडी नोन है किसके अंदर, आपके क्यूपियर बेल्ट में। इसलिए प्लूटो को क्या दिया गया था, 2006 से पहले इसको हम प्लेनेट का स्टेटस देते थे, इतना लार्ज है ये कंपैरेटिवली। देखो बाकी सारे पार्टिकल जो है, बाकी सारी बॉडी जो है तो बहुत छोटी छोटी है, प्लूटो का साइज काफी अच्छा है, तो इसलिए हम उसको क्या देते थे, प्लेनेट का स्टेटस दिया हुआ था। 2006 के अंदर क्या कर दिया, उसको हटा दिया प्लेनेट के स्टेटस, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है जो काफी बार पूछा जा रहा है, गोल्डीलॉक जोन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन का सवाल आ रहा है, किसी को आइडिया है क्या वैसे क्या होता है गोल्डीलॉक जोन, सुना है कभी, कभी सुना हो गोल्डीलॉक जोन के बारे में। देखो देखो क्या होता है, देखो आप भी मानते हो कि सन के अंदर काफी सारी एनर्जी है, और सन से एनर्जी जो है वो अलग अलग प्लेनेट को अलग अलग अमाउंट में मिलती है। यस भाई, सन से जो एनर्जी है वो अलग अलग प्लेनेट को अलग अलग अमाउंट में मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मरकरी की बात करूं तो आपको क्या लगता है, मरकरी को सबसे हाईएस्ट मिलती होगी, मरकरी तो बहुत पास में है, और बहुत पास में है तो उसको काफी सारी एनर्जी मिलती होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं लेट्स से ड्वार्फ प्लेनेट की, प्लूटो की ही, तो प्लूटो को तो बहुत कम एनर्जी मिलती होगी। वैसे भी मुझे पता है कि क्यूपियर बेल्ट के अंदर तो वैसे भी आइस क्रिस्टल्स हैं, तो एक मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एक कुछ बीच का जोन, मतलब ना तो सन के बिल्कुल पास में और ना ही बहुत दूर, एक बीच में ऐसा जोन होगा जो हैबिटेबल होगा, मतलब जिसमें मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ना ही एनर्जी कम होगी उस प्लेस पे। क्या मैं बोल सकता हूं लाइक अर्थ, एग्जांपल अर्थ हो सकता है उसका, है ना। तो अर्थ जो है या मास, यस मास जो है वो दोनों ही गोल्डीलॉक जोन के अंदर आते हैं। उसका मतलब होता है एक ऐसा जोन जो हैबिटेबल है, जिसके पास ना तो ज्यादा एनर्जी है और ना ही क्या आपकी कम एनर्जी, क्योंकि अगर एनर्जी कम होगी तो आपका वाटर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, हो सकता है इवेपोरेट हो जाए, और दोनों ही नहीं होंगे तो वो गोल्डीलॉक जोन कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कभी देखा है काफी सारे जो आपके जैसे इसरो है, हमारा नासा है, ये सब क्या करते हैं, मार्स पे अपना मिशन भेजते हैं ना, बताइए भेजते हैं नहीं भेजते, सुना होगा ना आपने, इन्होंने अपना मार्स पे मिशन भेजा, क्यों भेजते हैं, सबसे ज्यादा मार्स क्यों टारगेट किया जा रहा है, मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा, ठीक है। टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आता है गोल्डीलॉक जोन में, मतलब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर अर्थ के बाद बात करेंगे तो लाइफ पॉसिबिलिटी मार्स के ऊपर दिखाई जाती है, तो इसलिए इसके ऊपर बार बार हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के मिशन जो है वो भेजते रहते हैं, ठीक है। क्वाइट सिंपल, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन दोबारा बताना है क्या, गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन हो गया यार जो कि आप क्या कर सकते हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर रखता है। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब ना तो बहुत लो टेम्परेचर होगा और ना ही बहुत हाई टेम्परेचर होगा, एक हैबिटेबल जोन के अंदर जो जोन आता है, हैबिटेबल एरिया है, उसमें ना तो हाई टेम्परेचर है ना लो टेम्परेचर, वही आपका क्या कहलाता है, ठीक है। ओके चलिए, तो ड्वार्फ प्लैनेट की बात कर ले, तो वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हमने जब प्लैनेट की बात की थी तो हमने देखा था कि उसमें एक क्वालिफिकेशन थी, और क्वालिफिकेशन थी कि वो अपने ऑर्बिट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, और अगर वो अपने ऑर्बिट को क्लियर करेगा तो डेफिनेट सी बात है वही क्या कहलाता था, प्लैनेट। लेकिन ड्वार्फ है तो डेफिनेट सी बात है अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया होगा, इजंट इट, वो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया होगा, यही तो बात हो सकती है मैक्सिमम, है ना। तो राइट हियर मुझे पता लगता है कि एक ड्वार्फ प्लैनेट वो होता है जो किसी भी क्राइटेरिया को, एक प्लैनेटरी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, अपने प्लैनेटरी क्राइटेरिया को वो पूरा नहीं कर पाया। मुझे पता लगता है प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, वो मुझे पता लगता है। प्लूटो जो है वो क्यूपियर बेल्ट का पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है आपका मिलियन ऑफ रॉकीज बॉडी है, आइस पार्टिकल्स हैं उसके अंदर नजर आते हैं। तो हमने देखा है कि क्यूपियर बेल्ट में आइस पार्टिकल्स है, रॉकी बॉडीज है, और वहीं पे आपका प्लूटो भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। यस, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ओके ठीक है, अब बात करते हैं कॉमेट्स क्या होते हैं। देखा ना कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना है क्या, जैसे स्टार तारा टूटता है और हम अपनी विश मांगते हैं, ऐसा कभी किया है क्या आपने, कितने लोगों ने ऐसा किया है। डेब्रिस का मीनिंग क्या होता है, डेब्रिस का मीनिंग होता है बेटे रिमेनिंग मटेरियल, कचरा जो बोलते हैं ना, वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको डेब्रिस बोलते हैं। तो मान लो एक अब आपके पास कुछ मटेरियल था, उसे आपने प्लेनेट बता दिया, अब प्लेनेट बनने के बाद में कुछ बच गया, वो क्या होगा, डेब्रिस होगा, ठीक है।
नहीं नहीं, अभी कोई चांस नहीं है प्लूटो का ऐसा कंसिडर करने के लिए। ओके, अच्छा बताइए कितने लोगों ने क्या विश मांगा फिर 2023 के अंदर सिविल सर्विसेज क्लियर हो जाए, ऐसा मांगा क्या? क्लियर मत मांगो। 2023 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर हो जाए ये मत मांगो, ये मांगो कि फिर मेरा सिंगल डिजिट रैंक आए। जब मांग ही रहे हो तो कुछ अच्छा ही मांगो ना यार, अगले को भी जोर तो पड़े देने में, नहीं क्या भाई? कुछ मांग ही लिया हमने तो ऐसा मांगा जाए कि अगले को भी पता लगे, देने के लिए मतलब दम लगाना पड़ेगा, हाँ कुछ देना है। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो यहां पे एक चीज नजर आती है, कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स होते हैं स्मॉल आइस सोलर सिस्टम, स्मॉल आइसी क्रिस्टल सोलर सिस्टम होते हैं। सोलर सिस्टम में स्मॉल आइसी क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे आपके क्यूपियर बेल्ट में काफी सारे आइस क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, वो आपके जब सराउंडिंग में रोटेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये फ्रोजन गैसेस होती है, मेनली वाटर होता है, अमोनिया होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। अब काफी सारे कॉमेट्स घूमते रहते हैं भाई, ऐसे आइस क्रिस्टल तो बहुत सारे होंगे ना, काफी सारे ऐसे क्रिस्टल्स होंगे। उनमें से हेलियस जो है वो एक सबसे बड़ा आइस क्रिस्टल है, लार्जेस्ट कॉमेट के अंदर नजर आता है। हेलियस जो है वो लार्जेस्ट कॉमेट के अंदर नजर आता है, ठीक है। और मुझे पता लगता है इन कॉमेट्स की क्या होती है? टेल होती है, पूंछ होती है, सुना है? पता है क्या कॉमेट्स की टेल होती है? आपको पता है टेल कहां से आती है, क्यों आती है टेल? ये टेल का मतलब होता है पूंछ होती है। पूंछ का कहां से आती है? जब ये सन के पास से निकलते हैं ना, तो जो आपके आइस ऑब्जेक्ट है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। आइसी पार्टिकल जो आइस पार्टिकल्स वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो मेल्ट होना शुरू होते हैं तो वो जो गैसेस नजर आती है ना मुझे, वही इसकी टेल होती है, ठीक है। इसका कोई सेपरेट ऐसे, हाँ, मेल्टिंग ऑफ जो आइस होता है उससे इसकी क्या बनती है? टेल बनती है, ठीक है। तो सिंपल है, याद रखेंगे इसको ना, ठीक है, ओके। अब एक पार्टिकल यहां देखो, आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पता लगेगा। मान लो कि ये पोजीशन है आपके पास, ठीक है। इस पोजीशन पे मेरे पास कोई भी एक स्पेस से एक छोटा सा पार्टिकल ये ट्रैवल करना शुरू किया आपकी अर्थ की तरफ। आपको याद है कल्पना चावला वाला इंसिडेंट? कल्पना चावला का इंसिडेंट क्या हुआ था उस टाइम पे? व्हाट हैपेंड? कैसे उनका जो आपका उनका जाना तो बहुत सेफ था, लेकिन आते हुए क्या हुआ? रॉकेट क्या हो गया? बर्न हो गया। उनकी जो स्पेस शटल थी वो क्या हो गई? बर्न हुई। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो बर्निंग हुई कैसे? कैसे हुआ? देखो क्या होता है, सर्दी में ऐसे करते हो अपने हाथों को, सर्दी में अपने हाथों को कभी ऐसे किया है ताकि गर्म हो जाए? मतलब जब मैं किसी भी चीज को दूसरी चीज से रब करता हूं तो क्या होती है? गर्म होती है। तो अब आप सोच के देखो, कोई शटल जो वहां से आ रहा है, स्पेस से आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, तो गैसेज के साथ में उनका फ्रिक्शन भी होगा, और फ्रिक्शन होगा तो टेंपरेचर भी डेफिनेटली बढ़ेगा, नहीं क्या? तो जो हमारी रबिंग हाथों से हो रही थी वो रबिंग वहां भी तो होगी ना। जो ये हम फ्रिक्शन लगा रहे थे वो फ्रिक्शन वहां भी तो लगेगा ना। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली व्हाट आई कैन से, बिल्कुल मैं ये बोल सकता हूं कि उस केस में मेरे पास क्या देखने को मिलेगा? आपका जो शटल था उसका टेंपरेचर बढ़ा और वो बर्नआउट हो गया। अब ऐसा ही ये जो आपके पार्टिकल्स जो स्पेस से आते होंगे उनके साथ नहीं होता होगा क्या? क्या उनकी मेल्टिंग नहीं होती होगी? होना तो चाहिए भाई, जेन्युइनली तो होना ही चाहिए, ठीक है। जेन्युइनली तो उनकी मेल्टिंग होनी चाहिए कि जैसे हमने ऐसे रब किया तो डेफिनेटली टेंपरेचर बढ़ा तो यहां भी बढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, काफी सारे कॉमेट्स हमारी तरफ आते हैं, काफी सारे एस्ट्रॉइड जो हैं, काफी सारे मीटेरॉइड्स जो हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से, वो हमारी तरफ आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम अर्थ पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि अगर उनका छोटा साइज होता है ना, स्मॉल साइज होगा अगर, तो वो एटमॉस्फेयर में मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे? वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर बाहर से कोई भी पार्टिकल आ रहा है स्पेस से, अगर स्पेस से कोई भी पार्टिकल आ रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर मुझे ये नजर आएगा कि आपकी जो गैसेज हैं स्पेस में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से उसका टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और जब वो मेल्ट होगा तो फिर क्या पहुंचेगा? अगर वो छोटा सा पार्टिकल तो अर्थ पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक, वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेटली बात है वी विल बी प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर मान लो इतना बड़ा हुआ, बहुत लार्ज साइज का हुआ, तो फिर उस केस में तो पहुंच जाएगा ना अर्थ पे। तो सम टाइम ये पहुंच भी जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सम टाइम क्या हो जाते हैं? वो पहुंच भी जाते हैं। तो आप देखो 3 स्टेज पे हम बात करते हैं। जो एक तो चीज ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि एस्ट्रॉइड में और मीटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। मीटेरॉइड कोई पार्टिकल है यार, एक छोटा सा पार्टिकल, और एस्ट्रॉइड होती है पूरी बेल्ट जिसके अंदर काफी सारे पार्टिकल। एस्ट्रॉइड तो बेल्ट है जो हमने डिस्कस की। मीटेरॉइड क्या होता है? वो तो एक ऐसा पार्टिकल है जो अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले क्या शुरुआत होगी, मान लो एक पार्टिकल जिसने अर्थ की तरफ आना शुरू किया, मतलब उसकी जर्नी शुरू हुई, ठीक है। एक आपका रॉकी पार्टिकल जिसकी जर्नी शुरू हुई है अर्थ की तरफ आने के लिए, तो वो रॉकी पार्टिकल क्या कहलाएगा? बेसिकली मीटियोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि अपनी जर्नी को शुरू करता है अर्थ की तरफ आने के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? वो कहीं से भी हो सकता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी हो सकता है, वो आपका कहीं से क्यूपियर बेल्ट से भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्लेनेट जैसे कि मान लो जुपिटर है, सैटर्न है, या फिर आपका मरकरी, वीनस है, अर्थ है, किसी का उसका कोई पार्टिकल टूट गया तो वो भी तो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो एक तो आएगा आपका मीटियोरॉइड, ठीक है, ROID रॉइड। वो एक सॉलिड डेब्रिस होगा जो कि ओरिजिनेट होता है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से, वो चाहे आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट हो सकती है, या कोई प्लेनेट हो सकता है, या कोई अदर बॉडी हो सकती है। वो ओरिजिनेट हुआ है। अब उसने क्या किया? उसने किया ये कि वो अर्थ की तरफ चलना शुरू हो गया, तो वो मीटियोर्स कहलाया, ठीक है। मीटियोरॉइड है, वो ओरिजिनेट हुआ,
ऑरिजिनेट होकर वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर वो अर्थ की तरफ चलना शुरू हुआ तो मीटियोर्स कहलाया। आपको क्या लगता है, अर्थ के अंदर जैसे अर्थ की तरफ मोशन होगा शुरू, तभी उसकी मेल्टिंग हो जाएगी, या फिर कुछ पास आके होगी मेल्टिंग? व्हाट डू यू थिंक? अर्थ की तरफ आके मेल्टिंग होगी, या फिर वो जैसे ही अर्थ की तरफ चलना शुरू करेगा तभी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी? देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, व्हाइट पेन, दिस इज अर्थ, ठीक है। इसके बाद में इधर कोई प्लेनेट है, ठीक है, काफी सारे प्लेनेट है छोटे छोटे, इसमें से एक पार्टिकल इधर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट से लगा लो या किसी आपके प्लेनेट का छोटा सा पार्ट लगा लो, कोई भी पार्टिकल इसमें सेपरेट हो गया, ये मतलब जो जर्नी कंटिन्यूअस चल रही थी उससे वो सेपरेट हो गया, तो ये बन गया मीटियोराइट्स, ठीक है। अब इसका रुख किधर हो गया, कहीं भी जा सकता है, हो सकता है अर्थ की तरफ आए, हो सकता है कहीं और चला जाए, किसी और प्लेनेट की तरफ चला जाए। अगर ये अर्थ की तरफ आता है तो ये मीटियोर्स कहलाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक है, एक डेफिनेट हाइट तक एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ठीक है, तो ये मेल्ट आउट हो जाएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसका काफी बड़ा साइज हो, क्या पॉसिबल नहीं है ऐसा? हो सकता है इसका काफी बड़ा साइज हो, तो अगर इसका साइज बड़ा हुआ तो डेफिनेट सी बात है ये पूरा मेल्टिंग होने के बाद में भी कुछ तो रिमेनिंग पार्टिकल बच जाएंगे और अर्थ के ऊपर आके गिरेगा। पॉसिबल तो है, तो अगर है तो उस टाइम पे ये क्या कहलाएगा, मीटियोराइट्स कहलाएगा, ठीक है। तो तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, ये सेपरेट हुआ है, फिर ये अर्थ की तरफ मूव करना शुरू हो गया, मेल्ट हो गया तो ठीक है, अगर ये अर्थ पे पहुंच गया तो ये मीटियोराइट्स कहलाएगा, ठीक है, सिंपल। और अगर ये अर्थ पे ना आके मास पे जाएगा तो यूपीएससी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, गेटिंग इट? ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ जाती है, ओके, दैट्स कूल। अब सवाल आता है कि सर ये मून का क्या लफड़ा है? फिर आपने हमें गैलेक्सी बताया, आपने हमें स्टार बताया, आपने हमें प्लेनेट भी बताया, आपने हमें मीटियोराइट्स भी बताए, ये मून क्या है, चंदा मामा क्या है? ठीक है, बोलते हैं चंदा मामा, ठीक है, बचपन में सुना होगा चंदा मामा। चंदा मामा क्यों बोलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है चंदा का मामा, क्या मतलब है? माँ का भाई होता है मामा, और अर्थ हमारी मदर है, मदर का भाई है चंदा, तो हो गया हमारा मामा, है ना। पर ये एग्जैक्टली चंदा मामा है कौन, जानते हो इसके बारे में? ठीक है, देखो वैसे कुछ ज्योग्राफर ऐसे हुए थे, कुछ ज्योग्राफर मैं बताता हूं आपको, जब हम मून की थ्योरी पढ़ते हैं ना, वैसे हमारे पास सिलेबस में नहीं है मून की थ्योरी, मैं वैसे बता रहा हूं। ज्योग्राफी जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो तो मून की थ्योरी आती है, अलग अलग मून कैसे डेवलप हुआ था। उसमें कुछ ज्योग्राफर ने इस लेवल तक बताया है कि जो पैसिफिक ओशन बना हुआ ना आपका, काफी बड़ा गड्ढा है ना, काफी बड़ा गड्ढा है। ऐसा बोलते हैं कि मून बना तो तब वो गड्ढा बना था, लेकिन ट्रुथ नहीं है, सच्चाई नहीं है, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है, ये थ्योरी फॉल्स प्रूव हुई, ठीक है। अरे नहीं यार, आप सीरियस मत लो इस डाउट को कि भाई चंदा इज नोन एज मामा, उसका कोई लॉजिक नहीं है ऐसा, ऐसे ही बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी यूएस में मामा बोलते हैं, वो तो इंडिया में बना दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ करता था यार, हर एक चीज जो है ना, हमने क्या किया है, हम जब हमारे पास जब इंडिया का जो कल्चर है वो रेस्पेक्टेबल कल्चर होता है, मतलब हम हर किसी को अपने अच्छे रिलेशन के साथ में बात करते हैं, ठीक है। हम हर किसी को क्या करते हैं, रेस्पेक्टेबल वे से बात करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे अर्थ को हम माँ के नाम से बोलते हैं, अग्नि की भी हम पूजा किया करते थे, ठीक है, वरुण भी हमारा गॉड हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी, गंगा मैया बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, इसी वजह से एक रिलेशन बना दिया चंदा मामा, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। सूरज चाचा, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडी वो सारी बॉडी जो स्पेस में है ना, उन सबको, जैसे वो छोटा सा पार्टिकल है, आपका कॉमेट भी हो सकता है, वो आपका प्लेनेट भी हो सकता है, वो सब सेलेस्टियल बॉडी होती है, ठीक है। हाँ, रेस्पेक्ट फॉर नेचर, ठीक है, ओके। तो चलिए मून के बारे में बात करते हैं। तो मून क्या होता है, जैसे हम भाई काफी सारे, जैसे आपका एक सन है, और सन के सराउंडिंग में सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, यस और नो? सन के अराउंड आपका अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसी तरीके से अर्थ के अराउंड में मून रिवॉल्व करता है, ठीक है। क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे पोजीशन देखो कि हेयर इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो ये इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आपका मून है, और मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो सिंपल सा प्रोसेस मुझे नजर आता है कि एट दिस प्लेस हमारे पास मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, सॉरी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो मून का सेंटर कहाँ हुआ, अर्थ के पास, अर्थ का सेंटर कहाँ हुआ, सन के पास। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो ऐसा तो सैटेलाइट भी करते हैं ना, नहीं सैटेलाइट ये तो होते हैं जो अराउंड घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि सन का, सॉरी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट मून कहलाता है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट, प्रकृति के अकॉर्डिंग जो सैटेलाइट मिल गया उनको, उपग्रह मिल गया, वही मून है, नहीं बोल सकते नहीं। डेफिनेटली जो मून है वो आपका अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है, इसके अलावा बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या मून की अपनी लाइट है, चमकता तो है, लाइट तो देखिए हमने, नहीं चांदनी रात होती है ना, वो याद है आपको बाहुबली का डायलॉग कि मामा चांदनी रात में दो पंछी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, तो आपका कैसा महसूस हो रहा है? अब मामा कहता है कि इनको पकड़ के उसको भून के खाने का मजा ही कुछ अलग है, ट्राई करो, ठीक है ना। हाँ, एक कमेंट आया गणेश का कि मैंने बोला कि मून चमकता तो है, तो गणेश का कहना है कि आप चमक तो सर आप भी रहे हो, क्या अपनी लाइट है क्या? ये भी सही है, ठीक है ना। हाँ, चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे, है ना। हाँ, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। पहली चीज तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून भी अपनी लाइट कहाँ से आता है, सन से लाइट आती है, और सन से ही लाइट को मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, मून सन की लाइट को ही क्या करता है, वापस से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो सिंपली जैसे आपके ऊपर हम बात कर रहे थे कि प्लेनेट होता है, प्लेनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती, सिमिलरली मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, और सिर्फ ये क्या होता है, आपका सन से जो लाइट आ रही है उसी को रिफ्लेक्ट करके आपका मून जो है चमकता हुआ नजर आता है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि भाई अब अंधेरी रात है, सुना ना, अंधेरी रात का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे मून के ऊपर लाइट नहीं गिर रही होगी, उस टाइम पे सन की लाइट मून पे नहीं गिर पा रही होगी, तो डेफिनेटली बात है वो क्या होगी, आपकी नाइट डार्क नाइट होगी, है ना। आपकी नाइट उस टाइम पे क्या हो जाएगी, डार्क नाइट होगी।
हाँ, अमावस्या होता है, ठीक है, पूर्णिमा होता है, ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम, ठीक है, बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में जानोगे। अगली बार जब आपके पास में अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी ना, आप लोग एक अलग ही लेवल की एनर्जी पे होगे, ठीक है। आपके घर वाले कहेंगे अमावस्या आप होगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सुनो क्या बात है कि आज अर्थ यहाँ पे है और मून यहाँ पे है, इसलिए लाइट नहीं कर रही है, इसलिए अमावस्या। फिर वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, खाना खाओ, सो जाओ, ठीक है, क्योंकि उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बट स्टिल आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी कि क्या आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से ये लाइट ऐसे दिखती है, ठीक है। बट स्टिल मून समझ आया ना, मून के बारे में पता लग गया। हाँ, तो मुझे पता लगता है कि मून जो है वो एक सिचुएशन ऐसी है कि मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के अराउंड क्या करता है, आपका एक सर्कल पूरा करता है, रिवॉल्व करता है। तो बिसाइड प्लैनेट मून कैन सर्कल द ड्वार्फ प्लैनेट भी हो सकते हैं और एस्टेरॉइड बेल्ट भी हो सकते हैं, ये सब चलता रहता है। मुझे पता लगता है कि एक फुल मून अपीयर्स जब आपका मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सन। जैसे देखो फुल मून का क्या मतलब होता है यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल मून? फुल मून का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है क्या? फुल मून का क्या मतलब होता है? देखो क्या होता है। अच्छा, दो वर्ड सुने, पूर्णिमा और अमावस्या। देखो क्या होता है, देखो पोजीशन देखना। ये मान लो सन है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। अब सन सर बोर्ड पे बनाओगे कैसे, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। और ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है और ये मान लिया सन है। तो सन और अर्थ है और यहाँ कहीं दो पोजीशन बनाता हूं मैं, एक मून की पोजीशन यहाँ होगी, एक मून की पोजीशन कहीं यहाँ होगी, ठीक है, दो पोजीशन मैंने बता दी। तो मुझे क्या पता लगता है, अगर मून ये है तो आपको क्या लगता है ये दिन पूर्णिमा का हो गया, अमावस्या का होगा? ये दिन एक पोजीशन क्या होनी चाहिए, पूर्णिमा की, अमावस्या की? न्यू मून या फुल मून? पूर्णिमा अमावस्या मतलब न्यू मून या फुल मून? पूर्णिमा मतलब फुल मून, अमावस्या मतलब न्यू मून। ये होता है न्यू मून डे, अमावस्या का दिन। अमावस्या की काली रात और आपको बलि देनी पड़ेगी अपनी नींदों की, ताकि आप बन पाएंगे आईएएस, ठीक है। सुना ना ऐसा, बाबा मंत्र फूकता है ना? हाँ, तो ये बलि आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं ना कि सर क्लास छोड़ दो, तो भूल जाओ कि क्लास बंद होने वाली है, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, सीरियस को बता देंगे, सीरियस में बता दूंगा, ठीक है। तो यहां देखो भाई, अगर सन की बात करूं मैं, तो सन से देखो अभी लाइट आएगी मून पे, लेकिन मून के तो इधर वाले पार्ट पे लाइट आएगी और वापस चली जाएगी। तो क्या ये हमें दिखेगी? बताओ, नहीं दिखेगी ना। तो नहीं दिखेगी तो फिर सन विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं है तो ये अमावस्या कहलाएगी। अब दूसरी पोजीशन ले लो, अगर यहाँ है तो ऑब्वियसली मून के पास में लाइट आएगी, सन से लाइट आएगी तो आपकी बार ये विजिबल होगा, और ये फेस अगर मुझे दिखेगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका फुल मून डे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आपका फुल मून डे। हालांकि इसके अंदर एक और चीज भी होती है, ठीक है, एक और भी चीज सुनी होगी आपने कि सूर्य जैसे चंद्र ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण होता है, सुना है चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है, चंद्र ग्रहण के बारे में सुना है। उसको हम थोड़े से टाइम में डिस्कस करेंगे कि वो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, वो कैसे होता है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, वो कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बात करेंगे उसके बारे में, सोचेंगे क्या है। तो ये चीज मेरे को समझ आई। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एक प्लेनेट का एक ही मून होता है? बताइए, क्या एक प्लेनेट का एक ही मून होता है क्या? नहीं, ज्यादा भी मून होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट मून किस प्लेनेट के है, सबसे हाईएस्ट बताइए मुझे, सैटर्न के या जुपिटर के? किसकी मून सबसे हाईएस्ट है? जुपिटर। कितने मून है जुपिटर के, कितने मून है बताओ, खुद बताओ। विमान कितने मून है, हाउ मेनी मून? हियर इज विमान, विमान विल बी द हीरो ऑफ द क्लास। तो आगे से जो भी चीजें होंगी ना, क्लाइमेट की ऑब्जर्वेंस, ठीक है, प्लेनेट के अराउंड घूमना, वो सब विमान करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप देखो क्या है, ये डिसीजन आपको लेना है अभी, ठीक है। हालांकि नोट्स में तो मैंने लिख ही दिया है, लेकिन फिर भी आपको डिसाइड करना है, खुद से डिसाइड करना है कि सैटर्न के ज्यादा मून है या जुपिटर के ज्यादा मून है। नोट्स में तो आपको मिलेगा ही, इसमें कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यू हैव टू फाइट विद ईच अदर कि जो क्या होगा बेसिकली, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन सिकंदर है। अब यहाँ पे बात करते हैं शेप ऑफ अर्थ की। इतनी देर से बात करें तो ये तो भूल ही गए कि शेप ऑफ अर्थ कैसा है। मेरे ख्याल से तो अर्थ स्फेरिकल है, क्या मानना है आपका? मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्थ स्फेरिकल है, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? मतलब यार देखते हैं, अगर कुछ ऑब्जर्वेंस अगर देखेंगे तो मुझे लगता है अर्थ वैसे फ्लैट भी हो सकता है यार, नहीं क्या? मतलब मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, ये तो मुझे तो फ्लैट नजर आ रही है, दूर दूर तक चले जाओ, ठीक है, लंबी तक गाड़ी में जाओ, कहीं भी जाओ, कितनी दूर जाते रहो, फ्लैट ही नजर आती है अर्थ तो। अब गरीब आदमी है, प्लेन में बैठे नहीं है, तो वहाँ तो कैसे देखेंगे? पर यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कमेंट आता है, ठीक है, ऐसा क्लास में कमेंट आता है, ऐसा गरीब आदमी कहाँ मतलब प्लेन में बैठे, तो ये पूरे बीच देखा तो नहीं, गरीब आदमी कहाँ मतलब बीच को देखेंगे, ठीक है। तो राइट देयर सीधे सीधे तो चलते हैं, तो क्या नजर आता है, फ्लैट नजर आता है। चलो ठीक है, आप लोग बोलते हो इलिप्टिकल है, ठीक है, आप लोगों की बात मैं मान लेता हूँ। मुझे कोई एविडेंस बताओ यार, मैं आप लोगों की बात तो मान लूंगा, बट मुझे कोई एविडेंस बताओ सॉलिड के सर, ये देखो ये एविडेंस है जिससे कि हम ये कह सकते हैं अर्थ जो है वो डेफिनेटली क्या जियोइड है, फ्लैट नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि फ्लैट ही है। जब ट्रैवल करते हैं और डे एंड नाइट बनते हैं, ओके, पोल्स के ऊपर, ठीक है, सनराइज के बारे में, सर्कमनेविगेशन पता, हाँ, तो देखो काफी सारे ऐसे एविडेंसेस, जैसे एक शिप आ रहा है, ठीक है, आपको क्या दिखेगा अगर मैं बात करूँ तो? देखो एक चीज देखना है यहाँ पे, मैं बनाता हूँ आपके, अगर मान लो अर्थ फ्लैट होता तो आप यहाँ पे बीच पे खड़े हैं, ठीक है। वैसे मेरी क्लास के दो हीरो हीरोइन और होते हैं, एक होता अनिल कपूर, एक होता माधुरी दीक्षित, ठीक है। माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट है, अनिल कपूर मुझे पसंद नहीं है, तो उसका जिक्र मैं करता रहता हूँ। तो जब मेरे को हार्ड सिचुएशन लगेगी तो मैं आपको अनिल कपूर को बैठा दूंगा। जैसे हमें देखना होगा सनलाइट कैसे करती है, सनलाइट कैसे काम करती है, अनिल कपूर को हम सनलाइट में दे देंगे, ठीक है। जब मुझे बताना होगा बरसात आती है तो मैं माधुरी दीक्षित का जिक्र करूंगा, ठीक है, गेटिंग इट, ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अनिल कपूर, बहुत तेज हवाएं आ रही है, ठीक है, वेव है, हो सकता है भागे भी ले जाए, तो अनिल कपूर यहाँ खड़े हैं। अब अनिल कपूर क्या यहाँ पे खड़े हैं तो क्या देख रहे हैं, इन्होंने देखा कि सामने से एक शिप आ रहा है, तो अब क्या लगता है इनको पूरा शिप एकदम से दिखाई दे जाएगा? क्या इनको पूरा शिप दिखाई देगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले इनको टॉप दिखाई देगा शिप का और बाद में इनको कंप्लीट शिप दिखाई देगा? क्या होने वाला है? यस, ये कंडीशन परफेक्ट होती है। तो ये कंडीशन मुझे बताती है कि डेफिनेटली अर्थ फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट होती तो एकदम से पूरा शिप देख पाते, इनको क्या दिखता है, इसी तरीके से दिखता है। दूसरा, आप पोल लगाना शुरू कर दो, आपने यहाँ पे पोल लगाया सेम हाइट का, आपने यहाँ पे पोल लगाया सेम हाइट का, आपने यहाँ पे पोल लगाया सेम हाइट का, तो आपको क्या पता लगता है कि आपने सेम हाइट का लगाया, बट स्टिल इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ हाइट ज्यादा नजर आ रही है, उधर हाइट कम नजर आ रही है। अगर ये फ्लैट होती तो बिल्कुल बिल्कुल सेम पैरेलल तो नजर आते सारे, ठीक है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें मुझे नजर आती हैं कि कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस। जैसे हम किसी की शैडो देखते हैं, प्लेनेट जो प्लेनेट होते हैं, इवन अर्थ की शैडो बनती है, भैया हमारे पास सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स होते हैं, तब अर्थ की शैडो ही तो गिरती है वहाँ पे,
और वो सर्कुलर ही नजर आती है, कभी फ्लैट तो नजर नहीं आती, आती है ना। तो क्या होता है, मुझे ये एविडेंसेस बताते हैं कि अर्थ जो है वो सर्कुलर ही नेचर है। और दूसरे प्लैनेट की फोटो भी देखी हमने, वो भी ऐसी है, तो हो सकता है अर्थ भी क्या हो, मतलब इलिप्टिकल, ठीक है, अर्थ भी क्या हो सकती है आपका, इलिप्टिकल हो सकती है, ठीक है। तो राइट देयर मुझे पता लगता है कि जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ क्या ऑब्लेट है, स्फीरॉइड शेप है, मतलब कंप्लीट स्फीयर ना होके आपका क्या है, कुछ एरिया अर्थ का ऊपर से नीचे से फ्लैट है और इधर की तरफ अर्थ क्या है, इलोंगेटेड है, ठीक है। अर्थ इधर की तरफ क्या है, इलोंगेटेड है। मुझे पता लगता है कि अर्थ जो है स्लाइटली फ्लैट है अपने पोल्स के ऊपर, ठीक है, पोल वाले पार्ट पे अर्थ है स्लाइटली फ्लैट, एंड अर्थ हैज नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून होता है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन शेप की बात करते हैं तो यस, स्लाइटली ग्रेटर रेडियस इक्वेटर पे होती है और कम रेडियस होती है पोल के ऊपर, ठीक है। ओके, हाँ, ऑरेंज शेप कह सकते हैं, बट कई बार ऑरेंज भी गोल गोल आ जाते हैं। चलिए, अब अर्थ तो यार सुना है घूमती भी है, यस, क्या अर्थ घूमती है? क्या अर्थ का कोई रोटेशन भी होता है? यस, रोटेशन तो होता है, अर्थ का रोटेशन तो होता है। तो अर्थ के दो रोटेशन होते हैं, मतलब अर्थ के मोशन दो होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन का मोशन, एक होता है रिवोल्यूशन का मोशन, ठीक है। रोटेशन मतलब आपने देखा रोटेशन का मतलब क्या होता है? आपने सर्कस में देखा होगा, अगर कभी देखा है सर्कस में, कभी गए हो, तो क्या करते हैं, एक लड़की अपने पैर पे खड़ी होकर ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। एक लड़की अपने पैर पे घूम रही होती है, ठीक है, मतलब अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है, वो रोटेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब बढ़िया फ्लोर नहीं है, मैं आपको घूम के दिखा देता जरूर, ठीक है, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये फ्लोर अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको कभी फिर मिलेंगे। लेकिन एक चीज समझ आती है कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है ना, तो रोटेशन कहलाता है। और अगर हाँ, लट्टू घुमाते थे ना बचपन में, उसको रस्सी से बांध के घुमाते थे अपनी एक्सिस पे, कितने लोगों ने घुमाया ना, तो ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कमेंट पढ़ लिया मैंने, ठीक है। और जब फैकल्टी मीट होगा ना, तो इस बंदे को जरूर नचाया जाएगा, ठीक है, और विद मी, ठीक है, डांस करेंगे, फिर देखेंगे कंपटीशन होगा। मून की लाइट वार्म क्यों नहीं होती, मून ठंडा क्यों होता है, उसकी बात हम क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे, बहुत अच्छे कांसेप्ट है इसके ऊपर, कुछ लॉजिक है इसके, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, मतलब अपने एक्सिस के ऊपर घूमना, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमना वो रोटेशन कहलाता है, लेकिन किसी के सेंटर के अराउंड घूमना वो रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। किसी के सेंटर पे घूमना वो रिवोल्यूशन कहलाएगा, लेकिन अपने एक्सिस पे घूमना वो क्या कहलाता है, आपका रोटेशन कहलाता है। तो अर्थ रोटेट भी करती है, अर्थ रिवॉल्व भी करती है। कितना टाइम लेती है अर्थ वैसे रोटेशन के अंदर, जेन्युइनली कितना टाइम लेती है अर्थ रोटेशन? लगभग तो ये बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज 24 आवर्स लेती है। एक्जैक्टली मैं बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, एक्जैक्टली हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, लगभग हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स अर्थ अपने रोटेशन में लेती है। और अर्थ अपने रिवोल्यूशन में कितना टाइम लेती है ऑन एन एवरेज? हाँ, एक साल लगता है, 365 डेज नियरली होते हैं। एक्जैक्टली नहीं है 365 भी, डेफिनेटली यहाँ गड़बड़ है तो यहाँ भी माइन्यूट सी गड़बड़ मिलेगी, बट हाँ, ऑन एन एवरेज मुझे पता लग गया कि सन को अगर सेंटर मान के अर्थ अगर मोशन कर रही है तो वो रिवोल्यूशन होता है। और अगर मेरे पास अपने ही एक्सिस के ऊपर अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अपनी एक्सिस पे घूमना हो रहा है, तो अर्थ का रोटेशन कहलाता है। अब रिवोल्यूशन रोटेशन की अपनी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस होती होगी, कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा ना रोटेशन से, कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा रिवोल्यूशन से, नहीं क्या? देखते क्या पड़ता है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के अंदर मुझे समझ आता है कि देखो, एक तो ये एक्सिस है और इसके ऊपर अर्थ घूम रही होगी, ठीक है, ये एक्सिस है और इस अर्थ एक्सिस के ऊपर अर्थ जो है वो घूम रही होगी, रोटेशन कहलाता है। पहली चीज एक याद रखना कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे जो मोशन करती है, खुद के एक्सिस के ऊपर जो मोशन करती है वो रोटेशन कहलाता है। आप लोगों ने बचपन में अपने पेन पे रख के कॉपी को घुमाया होगा ना, कितने लोगों ने किया है? हाँ, सबने किया होगा, सारे खुरापती है, मेरे को, मैंने भी किया है, ठीक है ना, बैक बेंचर्स, ठीक है। हाँ, तो ये जो घुमाना होता था, मतलब कॉपी को रख के उसको घुमाना सेंटर पे रख के, तो वो क्या होता है, हाँ, कुछ लोगों ने फुटबॉल भी किया होगा ना, फुटबॉल को ऐसे घुमाया होगा, ठीक है, वो मैंने नहीं किया, ठीक है, हमारे बचपन में फुटबॉल नहीं हुआ करती थी। पढ़ा कितने लोगों ने फुटबॉल को घुमाया है? हाँ, उस पे भी मम्मी मारेगी यार, सही तुम कॉपी फाड़ दोगे यार, हाँ, इतना तो निश्चित है। वैसे ऐसी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, पहले मेरे ख्याल से आपका बचपन तो फिर भी नया है, हमारा जो बचपन हुआ करता था उस टाइम पे दिस इज यूजुअल इंसिडेंट, अगर नहीं पिटाई हो रही तो मतलब कुछ लोचा है, घर वाले शायद मुझे घर से निकाल सकते हैं, ऐसा लगता था। अगर पिटाई तो ठीक, आप नहीं है, मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता था, कॉन्सेप्ट है। आपके टाइम पे थोड़ा बदल गया होगा कि नहीं मार रहे हैं तो मतलब निकालने वाले, ठीक है। चलिए, रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। तो एक्सिस मतलब अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना, वो रोटेशन कहलाता है। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आप लोगों को, क्या डायरेक्शन होती है आपके रोटेशन की, क्या डायरेक्शन होती है? वेस्ट टू ईस्ट, डेफिनेटली वेस्ट टू ईस्ट जो है आपकी अर्थ की डायरेक्शन होती है। आपने सुना ना कि पूर्व से सूर्य उदय होता है, तो पूर्व से कोई सूर्य उदय नहीं होता, हमारी अर्थ घूम के पूर्व की तरफ चली जाती है, ठीक है। देखो समझो इसको, सूर्य क्या उदय होगा यार, हम करते हैं, अर्थ घूमती है अपने, अपनी जो अर्थ है वो घूमती है, सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ अर्थ घूमेगी इधर से इधर तक, वेस्ट से ईस्ट तक, सन अपनी पोजीशन पे यही है, वो कहीं नहीं उदय हो रहा, कहीं नहीं राइज, कुछ नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ हो, मान लो आप किसको बैठा दें यहाँ पे, विमान को बैठा देते हैं, विमान यहाँ बैठे, ठीक है, विमान बैठे यूएस में, ठीक है, अभी विमान को घुमा के इंडिया में लाएंगे, विमान बैठे यूएस में। अब यूएस में बैठे विमान को लग रहा है कि मजे ही मजे है, कोई दिक्कत नहीं है, यूएस में तो बढ़िया लाइफ चल रही है, चिल मार के सो जाओ। लेकिन जैसे विमान सुबह उठते हैं तो इनको पता लगता है अर्थ घूम के यहाँ आ चुकी है। अब अर्थ यहाँ आ गई तो विमान सुबह सुबह उठते हैं, आंखें मसलते हुए इधर देखेंगे, तो इनको क्या दिखेगा, इनको दिखेगा सन, इधर होगा सन, तो सन नहीं घूमा, ये तो विमान घूम गए। तो वेस्ट से ईस्ट जाएगी तो डेफिनेटली ईस्ट से ही तो सन दिखेगा मुझे, कहां से दिखेगा, ईस्ट से दिखेगा। तो बेसिकली राइट हियर मुझे नजर आता है क्या कि वेस्ट से ईस्ट जब मूवमेंट होता है तो मेरे को ईस्ट से सनराइज नजर आता है। लेकिन एक चीज समझना इसमें कि जब आपका मूवमेंट ये हो रहा है ना वेस्ट से ईस्ट, तो उसको कुछ टाइम तो लगता ही होगा, वो 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। वो कितना टाइम लगता है इसको, 24 आवर्स इसको लग जाते हैं। अब एक और चीज भी है, आयरनी ये है कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट एक्सिस पे नहीं घूमती, अर्थ किस पे घूमती है, अर्थ घूमती है टिल्टेड एक्सिस पे। जैसे स्ट्रेट एक्सिस है ना, इसकी बजाय अर्थ का एक्सिस कुछ ऐसा है, मतलब स्ट्रेट एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का। स्ट्रेट में ना घूम के नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ ऐसे होते हैं। इसलिए जब आप रशिया घूमने जाओगे ना कभी, साइबेरिया वगैरह, या फिर आप फिनलैंड, नॉर्वे यहाँ घूमने जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कुछ कुछ टाइम ऐसा होगा वहां रात नहीं होती। क्यों नहीं होती, यहाँ देखो, ये मान लो यहाँ पे कोई कंट्री है, ठीक है, अब अर्थ पूरा घूम के भी आ जाएगी, ये कंट्री तो सन की तरफ ही है ना, इनके यहाँ रात होगी नहीं। आपका जो टूरिस्ट गाइडर है वो आपको सुबह दिन निकला हुआ है गुड मॉर्निंग बोलेगा, दिन ही निकला हुआ है फिर भी गुड नाइट बोल देगा, और आपको ये लगेगा क्या बकवास चल रही है, हमें अंधेरे के बिना तो नींद नहीं आती, ठीक है ना। यस, 6 मंथ तक क्या होता है आपका डे और नाइट ऐसा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डे और नाइट ऐसे चलते रहते हैं एक्सिस के टिल्टेशन की वजह से। सो राइट देयर मुझे नजर आता है कि 23.5 का एक्सिस का टिल्टेशन है, जिससे डे और नाइट जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक चीज मान लेता हूँ कि ठीक है, टाइम आज ओवर कर देते हैं, क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं, लेकिन ये चीज रोजाना नहीं होने वाली है, आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सुनो मेरी बात, ठीक है। अभी पहले एक रिक्वेस्ट सुनो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर दिन
आप एक रूल बना के चलेंगे आज से ही, ये रूल होगा कि आज जो पढ़ा है ना वो कल डेफिनेटली पढ़ के आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? ओके। अच्छा, एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको जाने से पहले, एक चीज देखिए आप, यस राइट है, ये देखो, आपको जो आपका एग्जाम होगा ना, मेंस एग्जाम, ठीक है, ये सुन लो, मेंस एग्जाम जो होगा, ठीक है, वहां पे आपको ऐसी कॉपी मिलती है, ठीक है, जहां पे ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा आपका, ठीक है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, कॉपी तो दिखी गई होगी आप लोगों को, अब क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है बेसिकली, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा आपका, और यहाँ आपको स्पेस दिया होगा जिसमें आपको आंसर लिखना है, इसलिए ये बहुत ध्यान से लिखना होगा हमें आंसर, कि जब हम किसी भी आंसर को लिखेंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो आपने स्पेस को खराब कर दिया, और अगर आपने स्पेस को खराब कर दिया तो डेफिनेटली फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्री-मॉडल का मतलब होता है इनिशियली, शुरू में कैसा टाइप सिस्टम था, इनिशियल, ठीक है, इनिशियली कैसा एटमॉस्फेयर था, तो यहाँ पे पूछा है जैसे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स प्री-मॉडल फेज विद रेफरेंस टू इट्स एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से शुरू में अर्थ कैसे कैसे आपकी डेवलप हो गई, ठीक, हाँ दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है, 10 मार्क्स का 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होता है, ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक है वैसे, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बेसिक है, ट्राई कर सकते हो, लिखने की कोशिश करना, क्या दिक्कत है, ठीक है, कुछ भी आएगा कोई बात नहीं, ओके। अरे अभी नहीं पढ़ाया हमने, पढ़ेंगे हम उसको, लेकिन मैं सिंपल सी बात करता हूं, ऐसे लिखने की कुछ भी कोशिश करना, इंट्रोडक्शन के बारे में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्या एटमॉस्फेयर होता है, डेफिनेशन क्या एटमॉस्फेयर, इस टाइप का कुछ भी आप ट्राई तो करना है इसको। भैया राइटिंग तो लिख के तो देखना ना, राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं, भेजना कहां पे, ठीक है, मेल आईडी आपको दी हुई है, मेल आईडी पे भेजना, हाँ बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, रफ में लिख लेना कोई बात नहीं, मैं एक राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा हूं, एक शुरुआत है, लिख के तो देखना जरूर, जरा शुरू तो करें कुछ, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सिंपली मैं चाहता हूं कि एक बार आज से शुरुआत करें, लिखने की शुरुआत करें, आपको पता है कि बस इट इज जस्ट व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ गैस इज एटमॉस्फेयर, बस इतना ही लिख देना चाहिए, मतलब लिखना है जरूर, कोई डायग्राम आपके मन में आ रहा है, डायग्राम बनाना है, इतना सिंपल सा करना है, ठीक है, इट इज नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट टू, बस ऐसे। जब हमें मेंस में बैठेंगे वो वहां पर भी बोथ लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, या फिर जो नहीं आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है उस चीज की, पीडीएफ आपका अभी मिल जाएगा, सेशन के बाद मिल जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम सिर्फ ह्यूमन का नेचर से रिलेशन देखते हैं, एंथ्रो के अंदर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं, तो एंथ्रो इज समथिंग डिफरेंट। अभिषेक शर्मा, हाय अभिषेक, हाय सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ओह दैट्स सो कूल जी, एक्चुअली सर मेरी प्रॉब्लम ये है सर, सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मेरे को जैसे आज सर मैंने छुट्टी कर रखी थी, मैंने आपका लाइव क्लास अटेंड कर लिया, मेरे साथ पहले भी प्रॉब्लम नहीं है पॉलिटिकल क्लासेस में और क्लासेस में, ओके मेरे को लाइव क्लास अटेंड नहीं करनी थी, फिर मुझे रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ती है बाद में, जी, तो रेगुलरिटी बता रही है सर। ओके ठीक है, तो इस रेगुलरिटी को कैसे लेके आए बेसिक की बात है, राइट? यस सर। ओके, देखिए इसके लिए सिंपल सा एक टारगेट देता हूं मैं, आप है ना, जब भी हमेशा ऐसा होता है, जब भी हमारा एम जो लॉन्ग होता है ना, लॉन्ग टर्म एम होता है, तो इसमें हमेशा Yes, यही sir. प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट, या फिर मैं बेसिकली जैसे आपका एक एग्जाम है कि आप आईएएस का एग्जाम आपका सितंबर 2023 के अंदर मेंस होने वाला है, मतलब आपका एग्जाम काफी Yes. दूर नजर आता है, उस Yes, चीज sir. में हमारी चीजें धुंधली हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है कि अपना एक दिन लगा के एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आपके पास वीकली टारगेट होंगे, कि मेरा विद इन वीक, मतलब संडे जो आएगा, कमिंग संडे जो होगा, उसमें एनी हाउ मेरा ये सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। ओके सर। ये टारगेट आप फुलफिल करेंगे, और आप यू विल टेक दिस संडे एज योर फाइनल एग्जाम, कि अगर नहीं पूरा होता तो डेफिनेटली आई एम गोइंग अवे फ्रॉम माय एम, मैं मेरे लक्ष्य से दूर जा रहा हूं उसके, ठीक है, Yes, ये sir. आपका चीजें होंगी, उसको बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, हम छोटे-छोटे टारगेट के अंदर अपनी चीजों को फुलफिल करें, ओके सर। राइट? ओके, लाइव क्लास में सर इंट्रोडक्शन वैसे हो जाता है, इंट्रोडक्शन नहीं होता था, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी उसमें, उसमें ऐसा कर लीजिए ना, आप ऑफिस टाइम, जैसे आपको पता है कि यार ठीक है, आपका ऑफिस टाइम कितने बजे का होता है? सर मैं डेंटिस्ट हूँ, डेंटिस्ट नहीं कर सकता सर। ओके ओके ओके, सो आई थिंक इट डिपेंड ऑन द हाँ सर, मेरा पेशेंट बहुत होता है, अगर पेशेंट को देख के बैठा हूँ तो ये दिक्कत होती है, तो क्लास नहीं देख सकता हूँ सर। डेफिनेटली। सो इफ इट इज पॉसिबल तो आप ट्राई कीजिए कि अराउंड 8:30 आप क्लास ज्वाइन कर लें, अगर पॉसिबल हो पाए, या कभी फ्री है तो तब ज्वाइन कर लें, ताकि आप डाउट पूछ पाएं अपने, हाँ सर, ये हो सकता है। है ना? तो ये- हाँ सर, ओके थैंक यू। मनीष कुमार, प्लीज अनम्यूट योर माइक। मनीष, हेलो हाय मनीष, सर, मैंने क्या किया है, जैसे 2024 में दिया था, ठीक है, तो उसमें